ये तो क्लास अटेंड करी थी। हाँ मैम, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं। नहीं है। चलो ये करो। चलो स्टार्टिंग से कर लेते, 4-5 क्वेश्चन करो। स्टार्ट से करो, ये वाला क्वेश्चन करो। मैम सी वाला। हम्म, सी वाला। बताओ निवेदिता। स्टैटिस्टिक्स में क्या क्या पढ़ा था हमने? सभी तो पढ़े थे। तीनों ही होंगे। सभी होगा। सारे। सारे ही होंगे। डी ठीक है। होगा, सभी होगा। हाँ, हाँ। ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन करो। बट मैम जैसे इसमें मेन पूछा है ना, मतलब प्रैक्टिस्टिक्स तो पूछा है बट मेन पूछा है तो मतलब अच्छा। मेन कैरेक्टरिस्टिक तो सारे हो गए ना। देखो, हाँ। एम्पिरिकल का मतलब क्या हो गया? एक्सपीरियंस बेस्ड। ठीक है। हम्म। थ्योरेटिकल क्या हो गया? आपको मेंशन करनी पड़ती है सारी चीजें। एक्सपेरिमेंटल क्या होता है? उसमें आप दो चीजों का रिलेशनशिप देखते हो, एक्सपेरिमेंट करते हो, तो सारे ही हो गए ना कैरेक्टरिस्टिक्स तो। अच्छा हाँ, मतलब जैसे मैम क्वेश्चन में ना, मैंने पता है आपको आंसर मैंने सी क्यों करा। मैंने हम्म, इसलिए करा पहले क्योंकि मैंने ये देखा कि मेन कैरेक्टरिस्टिक्स। नहीं, ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। नेक्स्ट करो। Rolling is not a characteristic of research. मैम डी, रिसर्च इज नॉट पैसिव। ठीक है। सिस्टमैटिक है। क्या बोल रहे हो आप? क्या बोल रहे हो? Hmm. Not a process. मैम एक मिनट, देख लेते हैं ये वाला। Implemented. Yes. क्या होगा? मैम ये सी, ये एफ बीच में कोई ऑप्शन है क्या या फिर क्या है? नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं है वो। टाइपो एरर है। मैम डी वाला ही होगा। बस, ठीक है। चले आगे। ठीक है। ये वाला करो। कौन सा वाला मैम? ये वाला। Statements regarding. मैम बी, अच्छा ये, अच्छा डी बताओ। वाला। मैम ए बी मैम एक सी। नो पूछा है। अच्छा अच्छा, एक सेकंड मैम, एक सेकंड। डी वाला होगा, सभी होगा। नॉलेज। हाँ मतलब सारे ही हैं फिर। सारे हैं, ठीक है। हाँ। ये एक सिस्टमेटिक एक्टिविटी भी है जिसमें हम क्या करते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। ये एक इस तरीके से सिस्टमेटिक है कि जिसमें हमें लॉजिकली ऑब्जेक्टिविटी को फॉलो करना पड़ता है। तो हाइपोथेसिस हमने बनाया, उसको टेस्टिंग करनी पड़ती है। डेटा को एनालाइज करना पड़ता है, इंटरप्रिटेट करना पड़ता है, और प्रिंसिपल्स को फॉलो करना पड़ता है। ये क्या है? एक चीज है कि जो हमारी जिज्ञासा को शांत करती है। हमें किसी चीज की खोज करते हैं तो हमें जिज्ञासा होती है, इसलिए हम खोज करते हैं। तो वो चीजों को शांत करती है, और साथ ही साथ ये क्या करती है? हेल्प करती है हमें हमारे एनहांसमेंट करने को। किसको? नॉलेज के एनहांसमेंट को। ठीक है, देन नेक्स्ट करो। Which among the following is not a characteristic?
मैम ये बी वाला नहीं। मैम डी, इट इज रिलेटेड टू द academic journey. शिवानी, डी लास्ट. एक सेकंड मैम, एक सेकंड। नॉट ट्रू है ना? मैम कैजुअल सी 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 सी। सी है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है ये? नॉट द कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी क्या इसकी रिसर्च की विशेषता नहीं है। इट इज सिस्टमैटिक एंड साइंटिफिक इंक्वायरी, ये तो है, तो ये आंसर नहीं हो सकता मेरा। ठीक है, इससे हम क्या करते हैं, नई इंफॉर्मेशन अच्छा को मैम फाइंड ऊपर करते हैं। वाला क्वेश्चन है। मैं ये वाला पूछ रही हूँ बेटा, ये वाला। ये तो आंसर दिया ही नहीं ना आप लोगों ने। अच्छा 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 अच्छा, ये नहीं देखा मैंने। एक हम्म, सेकंड। अच्छा मैम, the characteristics of research scientific and seem to finding an information to formulate। मैम डी वाला। डी वाला ठीक है, क्योंकि ये सिर्फ एकेडमिक डोमेन तक नहीं स्टिक है, ये टेक्निकल डोमेन पे भी जाती है। ठीक है, इसका क्या होगा नेक्स्ट क्वेश्चन का? आपने तो कैजुअल बता दिया, सही है कैजुअल। जो सही नहीं, सिस्टमेटिक होती है, कंट्रोल होती है और साइंटिफिक होती है, कैजुअल नहीं होती है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन करो। ये वाला। ठीक है, मैम डी वाला। हाँ, डी मुझे भी लग रहा है मैम. डी. अच्छा, क्या पूछ रहे क्वेश्चन? नॉट ट्रू अबाउट द पॉजिटिविज्म एंड पोस्ट पॉजिटिविज्म। सबसे पहले पता पॉजिटिविज्म मेरी क्या है? क्वांटिटेटिव, हम्म डिडक्टिव अप्रोच, हम्म सब्जेक्टिविटी, हम्म. रियलिटी पे बात करती है। वही पोस्ट मैम पॉजिटिविज्म क्या है? ऑब्जेक्टिव। हाँ मैम पॉजिटिविज्म ऑब्जेक्टिव हो जाएगी। हाँ, सॉरी, ऑब्जेक्टिविटी। ठीक है, हम्म क्वालिटेटिव जो है, ये क्वालिटेटिव है। इंडक्टिव अप्रोच हो जाएगी। ठीक है, अब सब्जेक्टिव हो जाएगी, प्लस क्रिटिकल रियलिटी हो जाएगी, बियॉन्ड क्रिटिकल रियलिटी। अब ये क्या कर रहा है? पॉजिटिविज्म डज नॉट बिलीव इन सब्जेक्ट रियलिटी, यस, इट्स बिलीव इन द ऑब्जेक्टिविटी रियलिटी, राइट? तो ये तो ट्रू है। वहीं पोस्ट पॉजिटिविज्म डज बिलीव इन सब्जेक्टिव रियलिटी। पोस्ट पॉजिटिविज्म किस में, सब्जेक्टिव में बिलीव करता है? यस, बिलीव करता है, ये ट्रू हो गया। पॉजिटिविज्म इज ए बिलीव ऑफ इम्पिरिज्म एंड ऑब्जेक्टिव रियलिटी, यस, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिविज्म में हम ऑब्जेक्टिविटी के बारे में बात कर रहे हैं। पोस्ट पॉजिटिविज्म इज नॉट ए मेथोडोलॉजिकल प्लूरलिज्म, तो ये करेक्ट नहीं है इसके लिए। ठीक है, योर आंसर इज करेक्ट। एक लास्ट मैम क्वेश्चन। मतलब डी वाला। हाँ, डी वाला होगा ना, नॉट ट्रू बोल रहा है ना। हाँ वही। हाँ, डी वाला। ठीक है, अब ये करो, द वैल्यू ऑफ रिसर्च विल बी लॉस्ट, ये वाला क्वेश्चन करो, लास्ट क्वेश्चन।
हम सारे ही लग रहे हैं। हाँ सारे डी। डी। All of the above. The value of हाँ research will be lost if a researcher feel agreement with imaginary assumptions. ठीक है. If a researcher becomes a prey of hallucinations. If a researcher becomes religious. तो सारे ये कि उसकी वैल्यू खत्म हो जाएगी अगर आप इमेजिनरी assumption देते हो, hallucinations के assumption देते हो, या आप बायस जो के assumption दे रहे हो, मतलब रिजल्ट दे रहे हो, तो वो सारे के सारे आपकी वैल्यू जो होती है रिसर्च की लॉस हो जाएगी. ठीक है. मैम आपने जो ये बाकी हम नीचे वाला क्वेश्चन है ना, हम्म, इसका आपने सी वाला क्या बताया ऑप्शन का, मतलब वो? देखो पॉजिटिविज्म क्या था. पॉजिटिविज्म ऑब्जेक्टिविटी के बारे में बात कर रहा है और ये रियलिटी के बारे में बात कर रहा है. और पोस्ट पॉजिटिविज्म किसके बारे में बात करता है, क्रिटिकल रियलिटी के बारे में बात कर रहा था. तो अगर ये रियलिटी के बारे में बात कर रहा है तो ये क्वांटिटेटिव है तो ये मेरा ऑब्जेक्टिव है. ऑब्जेक्टिव हम्म है तो यहाँ पे क्या होता है कि ऑब्जेक्टिव रियलिटी पे बिलीव करता है प्लस इम्पीरिज्म में. यानी ये इम्पीरिज्म मतलब एक्सपीरियंस बेस्ड भी. क्योंकि हमने बताया था कि जो हम क्वांटिटेटिव मेथड में यूज करते हैं वो कौन कौन से मेथड यूज करते हैं. ऑब्जर्वेशन मेथड यूज करते हैं. हम्म ऑब्जर्वेशन चीजों को ऑब्जर्व करते हैं वो क्या कहलाता है, एक तरीके का एक्सपीरियंस ही तो कहलाता है. और एम्पिरिज्म का मतलब क्या होता है, बेस्ड ऑन द एक्सपीरियंस. ठीक है. ठीक है, समझ आ रहे हैं क्वेश्चंस कैसे आएंगे. अभी यस मैम। ये तो शुरुआत है अभी तो. ठीक है. पर मैम जैसे ये डी वाला था ना, इसमें मेथोडोलॉजिकल प्लूरिज्म था, तो हम्म. उस चीज से मतलब ऐसे क्या पर्टिकुलर मतलब समझेंगे? मतलब वो कह रहा है कि इट इज नॉट अ बेस्ड ऑन द मेथोडोलॉजिकल प्लूरलिज्म, यानी उसमें मेथड फॉलो नहीं किए जाते एक तरीके से. तो हम तो मेथड तो हम हाँ। हर ही फॉलो करते हैं ना. ठीक है. और कभी हम्म कभी ऐसा होता है कि अगर आपको कोई चीज समझ नहीं आती है तो सबसे पहले आप ये फाइंड आउट करो कि कौन से आंसर्स आपके करेक्ट हैं. ठीक है. हाँ, मैंने मतलब उसी बेस पे बताया था, बट हाँ. थोड़ा उसमें मैम पूरा हाँ. क्लियर। क्योंकि कई बार ना क्वेश्चंस इस तरीके से आते हैं एग्जाम में. ये उनका पैटर्न हाँ। होता है फॉलो करने का. अब एक बार मैं आपको सिलेबस इस ये क्या है, सिलेबस का सिलेबस शेयर कराती हूँ और बताती हूँ कि अपनी हायर एजुकेशन में पढ़ना क्या है. ठीक है. वैसे देखते देखते पेपर में काफी कंप्लीट हो गया है ना. हम्म ऐसा लग रहा है भी अभी तो क्लास स्टार्ट करी थी पेपर वन की. मैम ऐसा हाँ नहीं लग है. रहा है, मैम है? ऐसा लग रहा है कि नवंबर हो गया, अब बहुत दूर नहीं है एग्जाम। हाँ, ये बात तो सही है कि एग्जाम बहुत दूर नहीं है. लेकिन ऐसा लग रहा है कि भाई अभी तो स्टार्ट करा था पेपर वन. हाँ मैम ये मतलब ऐसा. पता नहीं लगा कि कब टाइम गया, हाँ. लिटरली। ठीक है. सितंबर आ, में स्टार्ट हुआ था। इसमें देखो अब हायर एजुकेशन हमें कब स्टार्ट हुआ था, हमने मैं कब से स्टार्ट किया था, मैं अगस्त से सितंबर से सितंबर स्टार्ट किया था. सितंबर अक्टूबर 2 महीने में. हाँ ठीक है. सितंबर की लास्ट लास्ट से होगा। मैम क्या था. मैं बताती हूँ। मेरा ये जो नवंबर है ना, ये संडे गिन गिन के आया। अच्छा नेक्स्ट संडे, अच्छा कितने संडे चले गए। पता ही नहीं और चला. मेरा, क्योंकि वो चीज होती है ना कि मैम अच्छा ये है, संडे को कर लेंगे, पर टाइम नहीं हो रहा। अच्छा संडे, इतने संडे मतलब पता ही निकल नहीं गए. है। निकल गए है ना. देखो ये है हमारा. ये हमें क्या क्या पढ़ना है, इंस्टीट्यूशंस पढ़ने हैं, हायर लर्निंग एंड एजुकेशन इन इंडिया. यानी हायर एजुकेशन में सिर्फ हमें अभी की पढ़ाई के बारे में नहीं पढ़ना है, ये हमें एंशियंट टाइम से लेके ट्रेडिशनल टाइम से लेकर के क्या पैटर्न हुआ करता था और कैसे एजुकेशन होता था वो सारी चीज इसमें कवर करनी है. फिर हमने देखा कि हमारे जैसे पहले क्या होता था, अलग अलग सिस्टम्स होते थे पढ़ने के. तो उसके बाद हमारे पास अभी जो इंडिपेंडेंस आया उसके बाद हमारे इंस्टीट्यूशन में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं. ठीक है. फिर इसमें हम पढ़ेंगे ओरिएंटल कन्वेंशनल नॉन कन्वेंशनल लर्निंग प्रोग्राम जिसमें हमारा बेस्ड होता है, जो स्किल बेस्ड. फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि जब पोस्ट इंडिपेंडेंस का टाइम आया तो हमें देखा गया कि भाई सिर्फ एजुकेशन ही पढ़ाई वाली, यानी जो एकेडमिक पार्ट है वही बस इम्पोर्टेंट नहीं है, स्किल बेस्ड चीजें भी हमारे को आगे लेके आनी चाहिए. तो ये सारी की सारी चीजें हमारे लर्निंग प्रोग्राम्स उसमें हम एक एक करके देखेंगे. प्रोफेशनल टेक्निकल स्किल बेस्ड एजुकेशन. प्लस फिर हमने देखा कि सिर्फ लोगों बच्चों को पढ़ाना बस जरूरी नहीं, किताबी कीड़ा नहीं बनाना है. हमें उनको वैल्यू एजुकेशन भी देना है और साथ में हमें एनवायरमेंटल एजुकेशन भी देना है. कि हमें बताना है उनको कि
जब कोई घर में बड़ा आए तो कैसे बात करना है, कैसे रेस्पेक्ट करना है, बड़ों से कैसे बात करनी है, छोटों से कैसे बात करनी है, वो वैल्यू एजुकेशन भी देना है। साथ में हमें एनवायरमेंटल एजुकेशन भी बताना है कि जैसे अभी अभी बीच में अभी ये आगे कि गीला कचरा मतलब डस्टबिन जो है आप देखोगे अब हर जगह दो कलर की हो गई है, ब्लू कलर की और एक ग्रीन कलर की। तो ग्रीन डेडिकेट कौन सा क्या डालो, सूखा कचरा डालो, ठीक है। ब्लू में क्या है, गीला कचरा डालना है। तो ये क्या है, ये हम एनवायरनमेंट के बारे में एजुकेट कर रहे हैं हमारी पब्लिक को। इसी तरीके से हायर एजुकेशन में ये सारी चीजें हैं जो नई एनईपी आई थी 2020, वो भी इसी के अंदर हम पढ़ेंगे। तो प्लस फिर उसके बाद क्या क्या पॉलिसीज बनाई गई, कौन कौन से गवर्नेंस है, कौन कौन से एडमिनिस्ट्रेशन है, ये इसमें हमारी थोड़ी सी फंडामेंटल ड्यूटीज और डीएसपीज भी आएंगी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो है ना, वो भी आएंगे कि उसके अंतर्गत हमें कहा गया था कि हमें क्या क्या चीजों को कैसे कैसे फॉलो करना है। ठीक है, तो ये भी मैम ये बहुत। जो ये पोस्ट, हाँ हाँ मैम बोलो। जैसे पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया ना, इसके अंदर क्या चीज आएंगी? ये जो जो कमिटीज बन रही हैं, जो कमिटीज बन हम्म। रही हैं, जैसे जैसे क्या हुआ था, जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है, इसका पहले नाम क्या था, सबसे पहले मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन था। फिर कमेटी आई, उन्होंने कहा कि नहीं मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन नहीं होना चाहिए, एमएचआरडी होनी चाहिए, एमएचआरडी के अंदर ही आपका एजुकेशन आया। फिर एक अभी रिसेंट में कमेटी आई है, उन्होंने कहा नहीं मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ही बेस्ट नाम था। फिर प्लानिंग कमीशन का नाम चेंज किया गया है, ठीक है। अ, और जितनी भी कमिटीज बनी है, और वो कमिटीज क्यों बनी थी, क्योंकि पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद अभी ब्रिटिशर्स ने क्या किया था, अपने फायदे के लिए सिर्फ उन्हीं लोगों को उतना ही पढ़ाते थे जो उनके लिए काम कर सके। तो जैसे ही जब वो जाने लगे, जब ये बात इंडियंस में समझ में आने लगी कि ब्रिटिशर्स यहाँ पे आए तो थे ट्रेडिंग करने के लिए, लेकिन इन्होंने हमारी कंट्री को कैप्चर कर लिया है और वो क्या करे, हमारी ही पब्लिक को अपने बेनिफिट के लिए यूज कर रहे हैं। वो क्या करते थे, लिमिटेड एजुकेशन देते थे, उनको लगता था जितना वो अपने अपने काम के लिए पढ़ाना चाहते उतना ही पढ़ाते थे, और लिमिटेड लोग जो उनके उनको मानते थे उन्हीं को वो एजुकेशन देते थे। तो जैसे इंडिपेंडेंस हुई तो उसके बाद ना कमिटीज बैठाई गई ये देखने के लिए कि हमारा एजुकेशन कहाँ पे लैग कर गया, हमें कहाँ पे कैसे सारे के सारे इंडियंस को एक साथ लेके आना और एजुकेट करना है। तो ये सारी के उसके लिए अलग अलग रिफॉर्म्स लाए गए, अलग अलग पॉलिसीज लाई गई, और ये कैसे लाई गई, कमिटीज बना करके। तो ये हम पोस्ट इंडिपेंडेंस की इसमें सारी चीजें पढ़ेंगे, ठीक है। तो पूरा डिटेल अभी पढ़ेंगे अब, ठीक है। तो ये हमारा इतना सा है सिलेबस, नेक्स्ट वीक तक ये भी कंप्लीट हो जाएगा। हो फॉर दस, ठीक है। सब कुछ समझ में आ गया कि हमें एक्चुअली हायर एजुकेशन में पढ़ना क्या है। यस तो गणेशाय नमः करें। यस मैम। ओम श्री गणेशाय नमः। We are going to start our higher education unit where it is मैम सरस्वती नमः। सरस्वती नमः, गणेशाय नमः, एवरीबॉडीज नमः। हाँ, चलो आ जाओ भाई, हायर एजुकेशन कहाँ चले गए तुम, ऐसे मत गुस्सा हो जाओ, बच्चों को पढ़ाने दो। हायर एजुकेशन, हमने जैसे सिलेबस में हमने पहला ही टॉपिक था कि हमें क्या पढ़ना है, हमारी हायर लर्निंग एंशियंट टाइम में कैसी थी, ठीक है। तो अब हम एंशियंट एजुकेशन के सिस्टम से स्टार्ट करते हैं कि पहले क्या सिस्टम होता था और अब का सिस्टम क्या हो गया है, ठीक है। हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इन इंडिया, एजुकेशन इन इंडिया, इसमें हम क्या कह रहे हैं, डेफिनेशन वैसे पूछता नहीं है लेकिन आपको कॉन्सेप्ट बेस्ड चीजें डाल के दे सकता है, ठीक है। तो वो क्या कह रहा है कि वी ओ ए लॉ टू इंडियंस हु टॉट अस हाउ टू काउंट without which no worthwhile scientific discovery could have been made in। एल्बर्ट क्या कह रहा है कि इंडियंस ने हमें इतना सिखाया है, who we owe a lot to the Indians who taught us how to count without which no worthwhile scientific discovery could have been made। मतलब चीजों को वो ये बता रहा है कि इंडियंस के पास इतना सारा चीजें हैं, इतनी सारी चीजें उन्होंने हमें सिखाई है कि जिसके लिए कोई साइंटिफिक डिस्कवरी करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। देन हमने क्या किया, हमारे एजुकेशन को डिवाइड किया, क्योंकि अभी अगर हम एंशियंट एजुकेशन के बारे में बात करते हैं तो एंशियंट एजुकेशन का मतलब होता है पोस्ट इंडिपेंडेंस के पहले तक का, क्योंकि पोस्ट इंडिपेंडेंस मतलब पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद यानी 1947 के बाद जो भी हमारा हायर एजुकेशन आया वो सब हम सब जानते हैं। तो एंशियंट में इसके पहले का सारा एजुकेशन आता है, ठीक है। तो इसको हमने कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है, 5 पार्ट्स में डिवाइड किया। कई बार क्या होता है, ये पीरियड डाल करके आपको रफली अरेंजमेंट करने के लिए दे देता है। तो सबसे पहले क्या आया था, वैदिक पीरियड आया था। अगर हमको थोड़ा बहुत भी याद हो, हमने थोड़ा बहुत भी जानते हैं, तो वैदिक पीरियड क्या होता है,
वैदिक पीरियड क्या मैम जो वेदों में होता है? जिसके बारे में वर्णन करा जहाँ गया पे है। जिसमें हाँ, हाँ वो मतलब जिस गुरु पीरियड में हमने वेदास के बारे वो में ज्यादा जाना, ग्रंथ, ठीक है, कितने टाइप के वेदास है, ऋग्वेदा, यजुर्वेदा, सामवेदा, अथर्ववेदा। और उसमें सारा का सारा हमें, हाँ, हमें श्रुतियां बताई गई हैं, हमें चीजें बताई है। और वेदास का अंतिम पार्ट जो होता है वो उपनिषद कहलाता है। ठीक है, उस उपनिषद काल में क्या कहते हैं कि पहले के, अगर आप ध्यान देखो, आज का सिस्टम क्या है कि हम पीपीटी आपको शेयर करते पढ़ने के लिए, लेकिन उस समय क्या होता था, आप अपने काम काज निपटा करके एक सैया पे, सेज पे गुरु बैठता था और गुरु के चारों तरफ शिष्य बैठ जाते थे, और जो गुरु जो जो बोलता रहता था शिष्य उसको ध्यान से सुनते थे। तो उस समय स्मृति काल ज्यादा चलता था। ठीक है, आज का क्या फॉर्म हो गया, रिटर्न फॉर्म हो गया है। उस समय रिटर्न कुछ नहीं होता था, इसीलिए पहले के टाइम के लोगों की जो बुद्धि थी, जो याद करने की क्षमता थी, वो ज्यादा थी। ठीक है, लेकिन जब जैसे जैसे धीरे धीरे लगा कि नहीं, अब चीजें लुप्त होती जा रही है, क्योंकि जैसे मैंने शिवानी को पढ़ाया तो शिवानी ने निवेदिता को ट्रांसफर किया, निवेदिता ने आगे ट्रांसफर किया। लेकिन हो सकता है आपने जिसको ट्रांसफर किया वो उस चीज को उस तरीके से ना ले पा रहा हो जिस तरीके से आपने लिया। ठीक है, तो कहीं ना कहीं क्या हो कि चीजें लैकिंग होना शुरू हो गई। जब लैकिंग होना शुरू हो गई तब जाकर के उन चीजों को नोट डाउन करना शुरू कर दिया गया। नहीं तो हमारे पास तो एजुकेशन नॉलेज इतना ज्यादा है। आज अगर हम पुरानी चीजों को देखें ना, तो हमें पता चलता है कि हमारे आयुर्वेदा में, मतलब ये कोरोना टाइम की जो प्रॉब्लम्स आने वाली थी, ये बहुत पहले ही प्रिडिक्ट कर दी गई थी, बहुत पहले हम्म प्रेडिक्ट कर दी गई थी। ठीक है, वो क्योंकि उनको पता होता था कि भाई अगर हमने इन चीजों के साथ खिलवाड़ किया तो यूनिवर्स और जो एनवायरनमेंट है वो हमारे रिवर्ट बैक करेगा। आप सिंपल अपना देखो ना, अगर एक मटका है, एक मटके में आप पानी भरते जा रहे हो, भरते जा रहे हो, भरते जा रहे हो, वो ओवरफ्लो हो गया तो बहेगा ही ना। सेम अगर आप किसी भी चीज को ओवर एक्सप्लॉइट करोगे, अगर मान लो आप, हम कहते हैं निवेदिता ज्यादा कुछ नहीं बोलती, ठीक है, शांत रहती है। अब निवेदिता अब शांत है, ठीक है, शांत है, शांत है, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना, साल, 2 साल, एक दिन उसको गुस्सा आएगा, बार बार चिढ़ाते हो, आ जाओ आज तुम्हें सर थोड़ी घूम सकता। तो वो क्या हुआ कि हमने उसको, मेरे साथ यही होता है। होता है ना, वो एक्चुअली लेकिन जो लोग मैंने ज्यादा खुद को शांत, जब चिढ़ जाते हैं मुंह में डांट देती हूँ। हाँ बोलो, क्या बोल रहे हो? मैं मेरे साथ यही होता है, मैं एक्चुअली, कुछ भी नहीं बोलती हूँ किसी को। हाँ, पर पता है, बोलना चाहिए, बाहर निकालनी चाहिए चीजें। वो एक बात अलग है कि जिसका नेचर जैसे डेवलप होता है वो, उसमें उसकी हाँ कोई गलती नहीं होती है। दैट इज, मैम की आवाज नहीं आ रही। है, आवाज नहीं आ रही है? ऐसे मत करो बंद यार, कर दो। आ रही है अब ना, ऐसे मत करो। है शिवानी, झटका दे देती हो तुम। आवाज नहीं आ रही मैडम, आवाज नहीं आ रही, इतनी प्यारी आवाज नहीं सुनाई देगी तो फिर किसकी सुनाई देगी? है, आवाज अब आ रही है, मतलब प्यारी वर्ड बोलते ही आवाज आना शुरू हो गई है ना। तो क्या हुआ कि जैसे ही हम लोगों को लगा कि चीजें लुप्त होना शुरू हो रही है, हमने उसको लिखना शुरू कर दिया। तो ये तो एग्जाम्पल था एक कि भाई आपका कभी भी चीजें जैसे ज्यादा होने लगे तो आप क्या करते हो, नोट डाउन करने लग जाते हो। तो इस तरीके से हमारा जो एजुकेशन है एंशियंट टाइम का, उसको 5 पार्ट में डिवाइड किया गया है। वैदिक पीरियड जो कि हमारा चला था 1000 BC से 600 BC तक। फिर उसके बाद बुद्धिज्म आए थे, फिर मिडिवल पीरियड आए थे जब मुगल्स वगैरह आए थे। ठीक है, फिर ब्रिटिशर्स आए थे ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से बहाना बना कर हमारे यहाँ पे ट्रेड करने के लिए। एंड देन फिर उसके बाद जो 1947 का काल है, ये पूरा का पूरा जो है हमने इसको एजुकेशन को इतने पार्ट में डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो ये हमारा जो है, अब हम एक एक करके इसको देखेंगे कि वैदिक टाइम पे क्या क्या प्रोसेस था, बुद्धिस्ट टाइम पे क्या था, मिडिवल में क्या था, प्री इंडिपेंडेंस में, पोस्ट इंडिपेंडेंस में क्या था। तो अब हम देख रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है एजुकेशन, एंशियंट एजुकेशन सिस्टम में। एंशियंट education in ancient India was the journey from mortality to immortality and also from chores to spirituality। क्या मतलब हुआ इसका, क्या मतलब हुआ? कौन से वाला वन? ये फर्स्ट मोटिलिटी लाइन। डिवीजन। आज के टाइम पे हम क्या कहते हैं, थोड़ा ज्यादा पढ़ लिख लें, अच्छी कमाई हो जाएगी, बड़ी गाड़ी खरीद लेंगे, BMW खरीद लेंगे, ठीक है, बड़ा सा बंगला खरीदेंगे। मेरा छोटा वाला बेटा तो बोलता है 7 करोड़ वाला बंगला खरीदेंगे मम्मा।
फिर तो मैंने कहा केबीसी साथ जाना में, पड़ेगा। हाँ मैं आज केबीसी जाके क्या करेंगे, कितना कट पिट के आता है। एक बार वो 5 करोड़ का बंदा, आज वो कहीं पे एग्जिस्ट ही नहीं करता। याद है एक बार एक 5 करोड़ का एक लड़का बना था मैम उसकी। उसकी तो उड़ा दी, मतलब सारे ऐसा वो कर दिया था कि हाँ उसने उसने, पैसे उड़ा दिया, अब वो भिखारी से घूमता हाँ है। हाँ हम्म। आ रहा था उसके बारे में। हाँ तो ऐसा कुछ वो नहीं है, मतलब वहां जाना पड़ेगा। नहीं जाएंगे जी, हम ऐसे ही कमा लेंगे, बच्चे मेरे ऐसे ही कमा लेंगे। तो अभी क्या है, अभी का हमारा माइंडसेट क्या है, वी हैव टू अर्न मोर एंड मोर एंड वी आर थिंकिंग मोर टू अवर लग्जरी लाइफ। बट एंशियंट एजुकेशन में क्या होता था कि हर एक चीज तो खत्म होने वाली है, मरणशील है। ठीक है, तो हमारा उस समय एजुकेशन क्या होता था, रिस्पेक्ट करो, धर्म के प्रति स्पिरिचुअलिटी पे ज्यादा फोकस होता था। आज स्पिरिचुअलिटी पे अब की करंट सिनारी में थोड़ा बहुत चेंज होना शुरू हुआ है। बट अभी भी आप यंगस्टर्स को देखो, अगर आप सुबह उठ करके भजन लगा दो तो आपको, मतलब कोई ना कोई घर में बोलना शुरू जरूर कर देगा। ठीक है, तो वो यही कह रहे हैं कि जो एंशियंट एजुकेशन की जो जर्नी थी ना एंशियंट इंडिया की, वो कैसी जर्नी थी, मोर्टालिटी से इमोर्टालिटी, और उसमें क्या जाते थे हम, स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाते थे। आज क्या है, ज्यादा से ज्यादा कर पाए ताकि हम अच्छा अर्न कर पाए, ताकि हमारे घर में बड़ा घर हो, बड़ी गाड़ी हो, अपनी बेटी की बेटे की बहुत अच्छे से शादी कर पाए। लेकिन पहले का सिस्टम अलग होता था सोच में। The education system was very elaborate and unique and stood out quite prominently. India being rich in cultural diversity and varied rich institutions come from the Vedas and few texts from the Buddhist sect. The origin of Vedas could be traced from the advent of Aryans who supposedly crossed the Hindu Kush mountain and settled in the northern part around the 1500 to 1000 BC. ठीक है, तो हमारे यहाँ पे क्या कहते हैं कि कल्चरल डाइवर्सिटी है। हम क्या थे, हमारे पास कल्चर बहुत ज्यादा था, ट्रेडिशन बहुत ज्यादा था, और हमारे पास ऐसी फ्लोरा एंड फौना वाली चीजें थी कि जो आपको वेस्टर्न कंट्रीज में नहीं मिलेंगी। और वेदास हमें कब कैसे पता चलता है कि कब से वेदास का ओरिजिन हुआ था, जब आर्यंस आए थे हिंदू कुश माउंटेन को क्रॉस करके और नदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में सेटल हो गए थे। वेदास का मतलब क्या होता है, वेद यानी नॉलेज, नॉलेज को गेन करना। ठीक है, तो वेदास में आप देखोगे हर एक चीज का अलग अलग तरीके का नॉलेज है। जैसे ऋग्वेदा है, यजुर्वेदा है, सामवेद है, अथर्ववेद है, इन हर एक वेदास में हर एक टाइप का नॉलेज दिया गया है। ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं कि वेदास कितने टाइप के होते हैं। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ वेदास, ऋग्वेदा, यजुर्वेदा, अथर्ववेदा एंड सामवेदा, और 4 वेद अंगन है। और वहीं पे क्या है, वेदों के अंग है, क्या क्या है, फोनेटिक, फोनेटिक, ग्रामर, मैट्रिक, रिचुअलिस्टिक, नॉलेज एंड एस्ट्रोनॉमी। ठीक है, ये क्या है, वेदों के अंग है। कितने अंग है, 6 अंग है। यहाँ पे 4 लिखा है, वैसे वो 6 अंग है। कैसे, जैसे शिल्प, निरुक्त, ठीक है, व्याकरण, और इसी तरीके से आपका रिचुअल, एस्ट्रोनॉमी, और वो एस्ट्रोनॉमी को हिंदी में क्या बोलेंगे, ज्योतिष। ठीक है, तो हाँ। ये क्या है, वेदों के अंग है। देन 188 एक उपनिषद एंड दर्शन शास्त्र है। अब हम इसका जो दर्शन शास्त्र और उपनिषद का जो ज्यादा एक्सप्लेनेशन है ना, वो हम पता है किसमें पढ़ेंगे, हम लॉजिकल रीजनिंग के जो इंडियन फिलोसफी वाला टॉपिक है। तो हम सिंपली ये कहेंगे कि जो वेदास को जो है वो 3 पार्ट में डिवाइड किया गया था। ठीक है, संहिता, क्या था, उपनिषद। संहिता, ब्राह्मण और आरण्य। ठीक है, संहिता, ब्राह्मण और आरण्य एंड उपनिषद। तो क्या हुआ कि जब आप ऋग्वेदा लिख रहे हो ना, तो ऋग्वेदा आपका संहिता में भी लिखना है, ब्राह्मण के इसमें भी लिखना है, आरण्य में भी लिखना है, और उपनिषद में भी लिखना है। यानी जब आप एक ऋग्वेदा को इन 4 पार्ट्स में लिख के कंप्लीट करोगे, तब जाके वो एक ऋग्वेदा का पूरा टेक्स्ट कहलाएगा। ठीक है, जैसे वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2, वॉल्यूम 3, वॉल्यूम 4 होता है ना। तो संहिता, संहिता में क्या होता है, आपके जो मंत्र वगैरह होते हैं उनके बारे में आता है। ब्राह्मण में जब वो उनकी लाइफ के बारे में आता है। आरण्य में कि जो ग्रंथ आप जंगल में बैठ के लिखते हो। और उपनिषद क्या है, आपके वेदास के अंतिम पार्ट है। तो वो यही कह रहा है कि जो उपनिषद है वो टोटल हमारे 108 उपनिषद है। ठीक है, हालांकि जो प्रिंसिपल उपनिषद हैं, जो मेन उपनिषद हैं, उनको हम 10 उपनिषद को ही मानते हैं। ठीक है, तो 108 उपनिषद है। और उपनिषद का क्या मतलब होता है, उप प्लस नी प्लस शिद, यानी गुरु के समीप बैठ करके शिक्षा को ग्रहण करना। ठीक है,
और दर्शन शास्त्र क्या है कि हमारे इंडियन फिलोसफी में दर्शन शास्त्र को दो में डिवाइड किया गया है। एक है हमारा ऑर्थोडॉक्स और एक है हमारा अनऑर्थोडॉक्स। ऑर्थोडॉक्स कौन है? जो वेदास को मानते हैं। अनऑर्थोडॉक्स कौन है? जो वेदास को नहीं मानते हैं। तो जो वेदास को मानते हैं वो कौन कौन से? न्याय, योग, मीमांसा, वेदांता, वैशिष्ट्य और सांख्य। ठीक है, पुराण और गीता भी इसी के अंदर आता है हमारा। ठीक है, ठीक है। और वही हमारे जो ये है, जो और अनऑर्थोडॉक्स है, जो ये कहते हैं कि वेद वेद कुछ नहीं होता। उसमें आता है बुद्धिज्म, जैनिज्म और चारवाक। ये हम और डिटेल लॉजिकल रीजनिंग में करेंगे। तो इसमें सिर्फ आप इतना सा सिंपल से जान लो कि हमको क्या करना है। चार वेदास है और उसके छह अंग अंग है। वेद तो वेदों के अंग है, फोनेटिक, ग्रामर, मैट्रिक्स, रिचुअल, नॉलेज एंड एस्ट्रोनॉमी। ठीक है, और 108 उपनिषद है और 6 दर्शन शास्त्र है। ठीक है, जो कहते हैं कि हाँ हम वेदास को मानते हैं। इन दर्शन शास्त्र को किसने किसने दिया है वो हम लॉजिकल रीजनिंग में डिटेल में पढ़ेंगे। अब क्या कह रहा है कि जो इसमें मीडियम था टीचिंग का, संस्कृत था, एंड द नॉलेज वाज पास इन ओरली कॉल्ड गुरुकुल्स। वहां पे स्कूल सिस्टम नहीं था जैसे आज का स्कूल सिस्टम है, वैसे स्कूल सिस्टम नहीं था। उस समय क्या था कि आपका गुरुकुल सिस्टम होता था। बच्चा जैसे ही बड़ा होता था वैसे ही उसके पेरेंट्स क्या करते थे, उनको गुरुकुल में जाके छोड़ के चले आते थे। ठीक है, अब जब तक गुरु को ये नहीं लगता था कि उसने शिक्षा ग्रहण नहीं करी है, तब तक वो गुरु उस बच्चे को घर वापस नहीं भेजता था। वो वहीं रहता था, वहीं खाता था, वहीं पीता था। जैसे हम लोग आजकल अपने बच्चों को प्ले स्कूल में डालते हैं ना, इस एज में हम पेरेंट्स जो थे वो गुरुकुल में दे के आ जाते थे। और उस गुरुकुल में जो उनका खाने पीने का जो खर्चा होता था वो गुरु उठाता था। लेकिन वो कैसे करते थे कि वो आसपास के जो भी गांव होते थे वहां पे भिक्षा मांगने जाते थे, और जो भिक्षा लेके आते थे वो वहीं पे खाना बनता था, खाना बनाते थे, खाते थे, पीते थे, और उसके बाद वहां पे शिक्षा ग्रहण करते थे और गुरु की सेवा करते थे। एक सेकंड बच्चों में। ठीक है, तो क्या है कि आज का मीडियम क्या है, इंग्लिश या हिंदी है। लेकिन पहले क्या होता था, सिर्फ उसका पढ़ाई का जो मीडियम होता था वो सिर्फ संस्कृत होता था। और क्या होता था वहां पे ओरल सिस्टम होता था गुरुकुल में, विच वॉज प्योरली रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ टीचिंग, एंड स्टूडेंट हैव टू लीव एट द गुरुज प्लेस। मतलब ऐसा नहीं होता था। आज का सिस्टम क्या है, आप कॉलेज जाते हो, स्कूल जाते हो, वहां से पढ़ के आ जाते हो वापस। लेकिन पहले क्या होता था, जैसे ये बच्चा आपका 3 साल का हुआ, 4 साल का हो गया, आपने गुरुकुल में डाल दिया, वो वहीं पे रहता था, वहीं पे शिक्षा को ग्रहण करता था। ठीक है, अब जो नॉलेज को वहां पे देते थे, नॉलेज उसको दो तरीके में डिवाइड किया गया है। द नॉलेज वॉज डिवाइडेड टू टू ब्रॉड स्ट्रीम, परा विद्या और अपरा विद्या। परा विद्या का मीन्स हायर नॉलेज एंड स्पिरिचुअल विजडम, एंड अपरा विद्या का मतलब द लोअर नॉलेज एंड द सेक्युलर साइंस। यानी कि जहां पे आप परे, मतलब हर चीज से परे हो गए, वो आपकी परा विद्या हो गई। यानी वहां पे स्पिरिचुअलिटी में सिखाया जाता था। ठीक है, आज भी देखो कि कैसा होता है। कुछ लोग जो होते हैं सांसारिक दुनिया में नहीं ट्रेवल कर नहीं रहना चाहते, तो वो क्या करते हैं, आश्रम चले जाते हैं। ठीक है, और वहीं पे जाके गुरु की सेवा करते हैं और वहीं पे अपनी पूरी लाइफ निकालते हैं। और अपरा विद्या में मतलब क्या होता है कि आप नॉलेज को गेन करते हो लेकिन सेकुलर साइंस में रहते हो, यानी आप यहाँ की सोसाइटी के नॉलेज में घूमते रहते हो। ठीक है, the Vedic teaching paid a lot of attention to the sound of word padas, ठीक है, and pure oral education given through Chintan. The students were admitted based on their moral character and high conduct. The society did not have a much say in the rules and and fees to be charged for the Guru Dakshina. ठीक है, अब आज के टाइम पे क्या है कि एनर्जी एक्सचेंज के फॉर्म में हम क्या लेते हैं, फीस लेते हैं। स्कूल्स वाले, कॉलेज वाले, इंस्टीट्यूट वाले क्या लेते हैं, फीस लेते हैं। उस समय क्या होता था, एनर्जी एक्सचेंज के केस में वो गुरु की सेवा करता था। ठीक है, अगर आज हम हमारे घर घर में हेल्पर रखें तो वो हमसे पैसा लेगा, चाहे वो खाना बना रहा है, चाहे वो कपड़े धो रहा है, चाहे साफ सफाई कर रहा है, चाहे बच्चों की टेक केयर कर रहा है। लेकिन पहले के टाइम पे क्या होता था, जब गुरुकुल में बच्चे जाते थे पढ़ने तो वो उनसे कोई फीस चार्ज नहीं करते थे। वो उनसे बाद में जब वो सारी शिक्षा ले लेते थे तब वो गुरु दक्षिणा लिया करते थे। ठीक है,
और बाकी पूरा का पूरा खर्चा वो बिल्कुल भी नहीं लेती, तो कोई भी फीस वगैरह चार्ज नहीं होती थी। फिर क्या, ए सेरेमनी कॉल्ड उपनय इनिशिएशन वाज कंडक्टेड एंड व्हेन दे रीच एट द एज ऑफ 5 फॉर्मल एजुकेशन विल स्टार्ट विद द सेरेमनी ऑफ विद्या आरंभ। यानी जब आप 3 साल का जो बच्चा होता था, आपको छोड़ के चले जाते थे, उसको क्या कहते थे, उपनय। जो सेरेमनी करते थे उपनय कहते थे। ठीक है, अब मैं बताती हूँ उपनय क्या सेरेमनी होती है। उपनय was a ceremony by which the child is called to be born against at his guru's home called the दिव्यज बॉन्ड। यानी जब आप अपने बच्चे को 3 साल या 4 साल की एज में जब गुरुकुल में छोड़ के आते थे, तो उनके वहां पे उपनयन सेरेमनी मनाई जाती थी। उपनयन सेरेमनी का मतलब होता था कि ये कहते थे कि इसका दोबारा बॉर्न हुआ है, और ये बॉर्न कहाँ पे हुआ, अपने गुरु के घर में होता है। उसको कहते थे दिव्यज बॉन्ड। ठीक है। और जैसे ही वो 5 साल का होता था, तो 5 साल में फॉर्मल एजुकेशन, अभी यहाँ पे भी 5 साल में फॉर्मल एजुकेशन स्टार्ट हो गया अभी भी। तो उस क्लास में क्या होते थे, हम नर्सरी में जाते थे, केजी में जाते थे, अपर केजी में जाते थे, तब फर्स्ट में गए। तो जैसे ही वो बच्चा 5 साल का हो जाता था, तो वहां पे एक सेरेमनी स्टार्ट होती थी जिसको कहते थे विद्या का आरंभ हो गया। ठीक है। तो ओपन सेरेमनी कर लिया बाय द चाइल्ड, बाय विच द चाइल्ड इज कॉल्ड टू बी बॉर्न अगेन एट हिज गुरुज होम। मतलब एक बार तो अपनी मम्मी पापा के यहाँ जो पैदा हो गया वो एक अलग चीज है, लेकिन जब वो 3 साल का आता था, तो उसकी एक ओपन सेरेमनी कराई जाती थी, जिसमें कहते थे कि अब वो गुरुकुल में रहेगा, गुरु के हिसाब से चीजें करेगा। तो वो कहते थे कि उसको दोबारा बॉर्न हुआ है गुरु के घर में, उसको दिव्यज बॉर्न कहते थे। ठीक है। द सेरेमनी वॉज कंडक्टेड बिटवीन 8 to 12 ईयर पोस्ट विच द पोस्ट विच द स्टूडेंट इज कॉल्ड ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य तो पता है। देन एक सेरेमनी हम्म। होती थी, ब्रह्मचर्य सेरेमनी होती थी, कब होती थी, 8 से 12 साल में। ठीक है। ब्रह्मचर्य का पालन करना मतलब, दीन दुनिया से सब दूर, मतलब हाँ, सबसे ठीक है, दूर। दूर। देन इट was followed by the उत्सर्जन सेरेमनी, मेधा जनन, culminating with समवर्तन कन्वोकेशन एड्रेस। अभी क्या होता है, आप जब कॉलेज खत्म कर लेते तो आपकी कन्वोकेशन होती है। ठीक है। उस समय भी एक उपाधि दी जाती थी, उसको हम कहते थे उत्सर्जन सेरेमनी। ये टर्म्स पूछता है। ठीक है। The practical aspect of life was also taken care also, and also the doctrine of karma held a high pedestal. The student of art, literature, philosophy got the working knowledge in agriculture and other vocation of life. अभी आज का वोकेशनल क्या हो गया है, जावा लैंग्वेज, C++। ठीक है, यूट्यूबर, इन्फ्लुएंसर। अब पहले के टाइम पे क्या होता था कि आपका आर्ट्स में, लिटरेचर में, फिलोसफी में क्या नॉलेज है, एग्रीकल्चर में, ये वहां पे वोकेशनल ट्रेनिंग हुआ करती थी पहले। ठीक है। द मेन एम ऑफ टीचिंग वॉज सेल्फ फुलफिलमेंट, इंटेलेक्चुअल, स्पिरिचुअल रादर देन जस्ट द मटेरियलिस्टिक एम। और सबसे प्लस पॉइंट ये है कि जो एंशियंट टाइम की जो हमारा एजुकेशन होता था, उसमें सिर्फ एम मटेरियलिस्टिक एम नहीं होता था, उनकी बुद्धिमत्ता को खोलना होता था, उनके मतलब उस तरीके से करना था कि आप अपनी चीजों की भरपाई खुद कर सको। देयर ऑब्जेक्टिव, आज का क्या कहते हैं, पढ़ोगे नहीं तो फिर अच्छी नौकरी कैसे मिलेगी। ठीक है, हमारा यही मेन मोटिव होता है। लेकिन पहले क्या करते थे कि आप अच्छे से पढ़ो, मटेरियलिस्टिक एम तो सब अदर चीजें, पहले आप अपनी स्पिरिचुअलिटी को बढ़ाओ, अपने इंटेलेक्चुअल को डेवलप करो। आज तो निवेदिता को भी नींद आ रही है, लगता है बोर हो रहा लेक्चर। हाँ मैंने, ना 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 मैं, मम्मी ने आज पूरा खाना दे दिया। बहुत सारा खाना दे दिया। वो राइस था आज खाने में। लेक्चर बोर हो रहा है क्या, वैसे ही थोड़ा सा लगेगा बोर, बोर टाइप ना का। ना 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 ठीक है। मैम ये इंटरेस्टिंग है ना, हम्म। लेकिन ये थोड़ा मतलब शायद से थोड़ा टफ, मतलब वैसा वाला टाइप का, थोड़ा अलग से। हाँ तो अलग है, क्योंकि ना अभी जैसे हम जो जो नाम अभी हम क्या करते हैं, स्कूल्स, कॉलेजेस, प्रोफेसर, ये वर्ड यूज करते हैं ना। पहले के टाइम पे इन सब चीजों के लिए अलग अलग वर्ड्स हुआ करते थे। आज क्या है, आज भी लोग अपने आश्रमों में जाकर के अपने एजुकेशन को लेते हैं, और अपनी पूरी की पूरी लाइफ उन आश्रम के गुरुओं को डिवोट कर देते हैं। तो उस समय जो ये चीजें करते थे, उनका नाम होता था पराविद्या, पराविद्या। आज भी कन्वोकेशन होते हैं, लेकिन उस समय जो कन्वोकेशन होते थे वो सर्जन सेरेमनी होती थी। आज भी फॉर्मल एजुकेशन होता है, लेकिन उस समय जो फॉर्मल एजुकेशन होता था, उस समय हम उसको विद्या आरंभ बोलते थे। ठीक है। तो इस टर्म से थोड़ा कोरिलेट करना, जब आप पढ़ोगे ना, तो टर्म से कोरिलेट करते हुए जाना चीजों को। जैसे द कि वो वुमेन, फ्रेशर्स होता है, हाँ, फ्रेशर्स फ्रेशर्स एंड फेयरवेल होते हैं ना, वैसे ही। क्या बोल रहे हो। मैम जैसे कि वो फ्रेशर्स एंड फेयरवेल होते हैं हाँ हाँ, कॉलेज। कॉन्वोकेशन लास्ट में बुलाते हैं ना जब आपको डिग्री देते हैं। हाँ, ठीक है, कन्वर्सेशन तो वैसे। लास्ट में होता है। हाँ, तो ये लास्ट वाली बात कर रहा है ना कि वो उसके घर से जाएगा भी तो सही।
उसने विद्या ले ली, अब अपने अपने घर जाएगा, आसन संभालेगा, जो भी करना होगा आगे करेगा, ठीक है। देन दे देन देयर ऑब्जेक्टिव वाज टू अटेन साल्वेशन और मोक्ष थ्रू एजुकेशन रिलीजन। आज का क्या है, मटेरियलिस्टिक है। अच्छे से नहीं पढ़ोगे तो नौकरी नहीं लगेगी, नौकरी नहीं लगेगी तो शादी नहीं होगी, शादी नहीं होगी तो फैमिली नहीं बढ़ेगी, ये सारा मोटिव है। लेकिन पहले के टाइम पे क्या होता था कि आपको साल्वेशन की तरफ लेके जाते थे थ्रू द एजुकेशन रिलीजन को, ठीक है। क्योंकि उस समय सिखाया जाता था कि मेन एम जो है वो हमारा मोक्ष ही है। और ये रियलिटी, ये इस संसार का सच भी है। दो वी आर इनटू दैट स्टेज जहाँ पे हमें पढ़ना भी जरूरी है। हम जब तक सर्वाइवल स्टेज में, हमें कमाना भी जरूरी है, हमें पढ़ना भी जरूरी है, हमारे लिए रिस्पेक्ट भी जरूरी है, एक डिग्निटी को मेंटेन करना भी जरूरी है। लेकिन अल्टीमेट एम जो हमारी लाइफ का है ना, दैट इज मोक्ष ओनली। ये एक रियलिटी है चीजों की। तो ये चीज कब एंशिएंट स्कूल में, एंशिएंट टाइम में सिखाई जाती थी। Women with education was also not neglected. They are taught the Vedas and the Vedangas, and they are called the Rishikas. आज के हम लोग क्या करते हैं? आज हम लोग क्या करते हैं? जो लड़कियां पढ़ती हैं, कलीग्स कहते हैं आपस में, ठीक है, हम आपस में कलीग्स कहते हैं। उस समय वुमेन्स को भी पढ़ाया जाता था क्या, वेदास के बारे में और वेदों के अंगों के बारे में बताया, और उन वुमेन्स को जो नाम दिया जाता था वो कहते थे ऋषिकास, ठीक है, ऋषिकास। अब देखो उस एजुकेटेड वुमेन, अब ऋषिका, मतलब एक चीज होती है ना कि एक प्राइमरी एजुकेशन तक सब लोग पढ़ते थे। ऐसे ही उस टाइम पे जब प्राइमरी तक एजुकेशन तक सारी वुमेन्स पढ़ती थी, तो उस एजुकेटेड वुमेन्स को दो क्लास में डिवाइड किया गया, एक है सद्योव्यास और एक ब्रह्मवादिनी। अब सद्योव्यास क्या है, वुमेन हु स्टडी टिल देयर मैरिज, मतलब जैसे होता है ना कि एक एक कुछ वुमेन, कुछ आज भी कुछ लड़कियां जो शादी नहीं करना चाहती, नहीं करती शादी। तो उस टाइम पे जो लोग शादी नहीं करते थे वो सिर्फ अपने हायर स्टडीज में जाती थी, उन उसमें को हम ब्रह्मवादिनी कहते थे। और जो लोग सिर्फ शादी तक, शादी होने तक पढ़ती थी, यानी पढ़ाई करी और जैसे ही शादी हुई पढ़ाई छोड़ दी, उनको कहते थे सद्यवास, सद्योवास, ठीक है। तो सद्यवास वुमेन हु स्टडी टिल देयर मैरिज, एंड ब्रह्मवादिनी हु रीयूनिकेटेड मैरिज ऑल्दो टू परस्यू हायर स्टडीज। वो मैरिज नहीं करती थी क्योंकि उनको हायर स्टडीज जाना होता था, वेदोस के बारे में इन डेप्थ पढ़ना होता था। द टीचर occupied the pivotal position and he was the replacement of the parents at the Gurukul, and he was a reformer, guide, moral educator, character builder, spiritual father, inspired। तो वहां पे क्या होता था, जो गुरु, आजकल हम क्या कहते हैं, टीचर्स कहते हैं, ठीक है, मैम कहते हैं, सर कहते हैं। उस टाइम पर उनको गुरु कहा जाता था। और गुरुकुल में बच्चे जाते थे, सारा एजुकेशन वहीं स्पेंड करते थे, और वो उनकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया करता था। आज क्या है, आज बच्चों को हक है टीचर्स के एजुकेशन पैटर्न को बुराई करने का, करते हैं बच्चे कि भाई ये पढ़ाते अच्छे नहीं, ये नहीं अच्छा पढ़ाते, मैम डांटती, मैम गुस्सा करती, मैम तेज है। उस टाइम पे आप तो गुरुकुल में गए तो सारा एजुकेशन लेके ही निकलोगे, ऐसे निकल ही नहीं पाओगे, ठीक है। तो वही सब कुछ हुआ करते थे, इनके पेरेंट्स से भी ज्यादा। आज की जो हॉस्टल लाइफ है वो पहले के टाइम पे एजुकेशन लाइफ थी, ठीक है। देन एम क्या है हमारा एंशियंट एजुकेशन का, अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ऑफ मोक्ष। यानी उस समय मटेरियलिस्टिक चीजों पे ज्यादा ध्यान नहीं था, उस समय ज्यादा ध्यान था कि हमारे को, हमें रीबर्थ के सिस्टम से ना आना पड़े, जो साइकिल है ना रीबर्थ का, ना आना पड़े। क्योंकि हम अभी इसी जन्म में ही सारी स्पिरिचुअलिटी को इस तरीके से करें कि वी हैव टू फ्री फ्रॉम द साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ। हमें पैदा ही ना होना पड़े, हमें मरना ही ना पड़े, एक ही बर्थ में हमें मोक्ष मिल जाए। देन कैरेक्टर शेपिंग, कैरेक्टर शेपिंग, आज क्या है, बच्चे अपने फायदे के लिए झूठ बोल लेते हैं, लेकिन उस समय हाईएस्ट फॉर्म था कि रेस्पेक्ट टू एल्डर्स, ऑनेस्टी, ट्रूथफुलनेस, रिस्पेक्टिंग एल्डर्स वे द मेन एजुकेशन। आप देखोगे जो पहले कुछ जनरेशन के लोग हैं ना, वो चाहे कितना भी कड़वा सच हो, कितना भी प्रॉब्लम हो जाए, लेकिन सच नहीं, सच बोलना नहीं छोड़ते, क्योंकि वो उनकी हैबिट में आ चुका है। उनको लगता है एक बार सच बोल दो, बात ही खत्म, एक ही बार तो गुस्सा होंगे, छोटी छोटी चीजों के लिए झूठ बोल के छुपाना क्या है। लेकिन आजकल के बच्चे चीजों को घुमा देते हैं, इसमें उनकी भी गलती नहीं है, जो एनवायरनमेंट में अपब्रिंगिंग होगी, जो चीजें देखेंगे आसपास वैसे ही चीजें करेंगे, ठीक है। देन imparting religious knowledge, the education had an ethical side to it, so the spirituality could be interested in the people, because कि हमारा मेन एम मोक्ष था, तो वहां पे हम रिलीजियस नॉलेज देते थे, उनको धर्म के बारे में सिखाया जाता था। फिर स्ट्रेस ऑन सोशल ड्यूटीज, उस समय सिखाया जाता था कि बीइंग ए फादर यू हैव सम रोल, बीइंग ए सन यू हैव सम रोल, बीइंग ए ब्रदर यू हैव सम रोल।
being a husband, it's your duty that you have to fulfill all the liabilities or the duties इनके इनके प्रति। तो वो सिखाई जाती थी, वहां पे उनको स्ट्रेस दिया जाता था। अभी हम क्या कहते हैं, कोई नहीं 30 साल का हो गया, अभी इसको पढ़ लें दो, कोई बात नहीं बेटा तुम पढ़ो, मैं ला देती हूँ पानी। क्या करते हैं हम, यही करते हैं, कोई नहीं कोई नहीं, उसको मत डांटो, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, उसने मेहनत तो करी है। तो हमारा जो पर्सपेक्टिव है वो कैसे हो गया, चेंज हो गया। अब आप लोग खुद देखो कैसे चेंज हो गया है, आप लोग उसी स्टेज में, पढ़ाई के स्टेज में देखो कैसे चेंज हो गया है। ठीक है। देन डेवलपमेंट ऑफ ऑल राउंड पर्सनैलिटी, वहां पे सिर्फ आपको किताबी कीड़ा नहीं बनाते थे, सारी चीज सिखाते थे। क्या करते थे गुरुकुल में सारे काम आपसे खुद कराया जाते थे, खाना बनवाया जाता था, यहाँ तक कि आपकी अपनी सेल्फ नीड को फुलफिल करने के लिए आपसे वहां पे भिक्षा लेने के लिए भेजते थे। अगर आपको किसी दिन भिक्षा नहीं मिलती थी तो खाना भी नहीं मिलता था, आपको आसपास के विलेजेस में जाना था और वहां से भिक्षा लेके आनी थी, और जो भिक्षा में मिलता था वही खाना होता था आपको। शिवानी का नेटवर्क हैंग हो गया है क्या, मेरी आवाज? नहीं हाँ, है वो। नहीं वो है से मेरे को नहीं पता चल रहा है, मेरे तो आवाज तो आ रही है ना मेरी। हाँ, अभी ठीक है। हाँ, शिवानी का नेटवर्क हैंग हो गया था शायद। हाँ मैम, मेरा वो मम्मी गई ना, वाईफाई चला गया था, अच्छा। हॉटस्पॉट। Then preservation and promotion of the rich culture. The ancient education system focused on preserving the culture and protecting it for the future generation. हम आज जब ग्लोबल वार्मिंग बढ़ा चुके हैं इतनी ज्यादा, तब जाके हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल लेके आए हैं। ठीक है। और उस टाइम पे क्या था, के लिए देन उस समय इंस्ट्रक्शन के मेथड्स क्या क्या हुआ करते थे। आज का क्या है, पीपीटी बना लो, डायग्राम बना दो, रिकॉर्डिंग सुन लो। पहले क्या होता था, श्रवण, श्रवण का मतलब क्या होता है, चीजों को सुनना। इट इज द प्रोसेस ऑफ लिसनिंग द वर्ड कमिंग फ्रॉम द माउथ ऑफ द टीचर। श्रवण, ये मेथड ऑफ इंस्ट्रक्शन थे। देन मनन, फिर जो आपने सुना उसको आप मनन करते थे, यानी इट मेक्स पीपल टू थिंक फॉर हिमसेल्फ and evaluate the teaching by himself. It is called the self introspection and assimilation of the teaching. पहले आपने चीजों को सुना, फिर आपने उसको मनन किया, एंड देन विधि ध्यानास, इट इज ए कंपैरिजन कॉम्प्रिहेंशन द ट्रूथ एंड अप्लाइंग इट टू द रियल वर्ल्ड। फिर आपने जो चीजों को सुना, समझा, निधि ध्याना, जब वो चीजें आई तब जाके आपने उसको, प्रॉब्लम आई तब जाके आपने रियल वर्ल्ड में यानी रियलिटी में, उस रियल लाइफ में आपने उसको अप्लाई किया। देन श्रुतिज, नॉलेज वाज प्रैक्टिकली कॉल्ड द श्रुतिज। श्रुतिज का मतलब क्या होता है, ये चीजें सुनना। ठीक है। तो वहां पे नॉलेज कैसे दिया जाता था, आपको आपको बोल बोल के, मतलब जो भी था वो श्रवण करते थे, यानी जो भी टीचर बोल रहे होते थे वो सिर्फ आपको ध्यान से सुनना होता था। सुनने के बाद वो चीजों को मनन करना होता था, और मनन करने के बाद उन चीजों को इस तरीके से ध्यान रखना होता था कि प्रैक्टिकल लाइफ में, रियल लाइफ में अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो जो आपने सुना था उसको आप अप्लाई करते हो। कोई कॉपी नोट वगैरह नहीं बनाया जाता था। सोचो कैसा होता, उस समय स्टैट्स पढ़ा दिए जाते, रिसर्च पढ़ा दी जाती है, और आप लोग कैसे रिवाइज करते, कैसे करते हैं, नहीं कर पाते ना। हमारे लिए रिटर्न फॉर्म आया। हाँ, इसलिए तुम जैसे बच्चों के लिए और हम जैसे बच्चों के लिए रिटर्न फॉर्म आया है ना। रिसर्च हो जाता बट रिसर्च नहीं हाँ, होता। रिसर्च स्टैट्स हो नहीं होता। जाता नहीं। सही बात। The most significant ideas about how the acharya used to evaluate the learning level of the people, but as per the Yaksh and Chanas, who were famous commentators on the Rig Veda, concluded from the hands these। मतलब पहले क्या होता था, आज का टाइम क्या है, अगर किसी के मार्क्स अप टू द ग्रेडिंग सिस्टम के हैं तो वो बंदा पास है या फेल है, राइट। लेकिन पहले ऐसा सिस्टम नहीं होता था, इवेलुएट करने की कोई एक प्रॉपर गाइडलाइन नहीं बनाई गई थी। लेकिन यक्ष और संन्यास हैं जो कि अपने ऋग वेदा पे बहुत अच्छा कमेंटेटर भी, तो उन्होंने कुछ बताया था कि हाँ कुछ ऐसी चीजें हैं जो ग्रेडिंग सिस्टम है। तो महाप्रजन्य ग्रेड, मध्यम प्रजन्य ग्रेड एंड अल्प प्रजन्य ग्रेड। अल्प का मतलब होता है कि अपनी एबिलिटी की कम, मतलब कम एबिलिटी वाले बंदे। मध्यम मतलब बीच का हो गया, और महा मतलब हाईएस्ट एबिलिटी वाला हो गया। ठीक है। तो इस तरीके के ग्रेड भी है। अभी के ग्रेड क्या हो गए, मार्क्स के बीच में 80 to 90 ए ग्रेड, 90 to 100 A+, A1 ग्रेड। ठीक है, इस तरीके से ग्रेडिंग सिस्टम हो गया ना। हाँ, या फिर सीबीएसई बीच सिस्टम। या बीच में जो डिवीजन सिस्टम आया था, परसेंटेज सिस्टम आया था, फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन। उस टाइम पे क्या ग्रेडिंग सिस्टम था, महाप्रजन्य,
मध्यम पर्जन्य और अल्प पर्जन्य। अल्प मतलब थोड़ा, अल्प का मतलब थोड़ा सा, मध्यम का मतलब बीच वाला, और महा का मतलब महान आदमी जिसके पास ज्यादा एबिलिटी है। अब हमारी कुछ कुछ यूनिवर्सिटीज आई थी एंशियंट इंडिया में, और कुछ उनमें से एक यूनिवर्सिटी बिहार में है। कौन सी भी यूनिवर्सिटी अभी भी एग्जिस्ट करती है? मैम नालंदा। नालंदा। नालंदा जो यूनिवर्सिटी है वो एंशियंट टाइम की यूनिवर्सिटी है, जो आज भी एग्जिस्ट कर रही है। मतलब मैम वो सिर्फ हिस्टोरिकल उसकी तरह है ना? हाँ, अभी तो खैर काफी चीजें चेंज हो गई, क्योंकि इतने टाइम तक तो वो रहते भी नहीं है हम्म। चीजें एज इट इज ही, तो उसको रिफॉर्म तो करना ही पड़ता। तो अब हम यूनिवर्सिटीज के बारे में पढ़े, वो कई बार क्वेश्चन इन्हीं में से आते हैं सीधे सीधे। ठीक है, तो तक्षशिला पहली यूनिवर्सिटी क्या है? तक्षशिला। तक्षशिला कौन है, क्या है? द टाउन ऑफ तक्षशिला वॉज द कैपिटल ऑफ गंधार। उस समय क्या था, जो गंधार की जो कैपिटल थी उसको तक्षशिला कहते थे। ठीक है, मेरी आवाज आ रही है बच्चों? मैम चाणक्य ने ली थी ना तक्षशिला से? हाँ, ठीक है। Then Takshila is considered as the first university established across the globe in 17th century BC. ये पहली यूनिवर्सिटी जो established हुई थी, and the greatest traveler Hugh Sanson, who visited India during the times of Harsha, mentioned the University of Takshila to be at par with Nalanda and Vikramshila University. ठीक है, कि उसने क्या कहा, हुएंग सांग उस समय आया था इंडिया में, और उस समय कौन था, किसका काल था? हर्षा का काल था। ठीक है, उसने कहा था कि जो तक्षशिला जो यूनिवर्सिटी है वो नालंदा और विक्रमशिला यूनिवर्सिटी के बराबर की है। ठीक है, तक्षशिला वॉज एन इम्पोर्टेंट सेंटर ऑफ ब्राह्मणिकल एजुकेशन। यहाँ पे ब्रह्मणास के बारे में ज्यादा पढ़ाया जाता था, ब्रह्मचर्यास के बारे में। अट्रैक्टिंग मैनी स्टूडेंट फ्रॉम अदर नेशन, the medical studies in Takshila had special importance like the Panini grammar, Kautilya, Chandragupta Maurya ministries, and the Charak, a medical expert who wrote Charak Samhita, form a part of it. मतलब इस जो तक्षशिला यूनिवर्सिटी में ना, वहां पे मेडिकल स्टडीज पे ज्यादा फोकस दिया जाता था। अब जो ये जो हमारे जो पतंजलि है ना, पतंजलि योग सूत्र जिन्होंने लिखा है, पतंजलि, पाणिनि और चरक संहिता, ये सब चरक जो है ये उन्हीं के ही अवतार हैं, पतंजलि के ही अवतार हैं। कि पतंजलि ने ही ग्रामर के बारे में बताया, ठीक है, और चरक ने मेडिकल एक्सपर्ट के यानी चरक संहिता के बारे में बताया। ठीक है, आयुर्वेदा के बारे में बताया। तो ये उसी टाइम के ही हैं ये लोग। पतंजलि रामदेव ने पढ़ा था क्या? हाँ, मैं मैम लिखूं? पतंजलि रामदेव ने नहीं पढ़ा था। नहीं नहीं नहीं, पतंजलि रामदेव की नहीं है। पतंजलि, महर्षि पतंजलि itself इज वन ऑफ द फेमस पर्सन जिन्होंने योग को पूरा 195 सूत्राज में डिवाइड किया गया है, जिसको हम कहते हैं पतंजलि योग सूत्र। अरे वो तो जो रामदेव ने है। मैम के बाद चली गई। अच्छा बाबा। नहीं नहीं, ये तो बहुत टाइम से आई हुई है। ये रामदेव बाबा बस क्या कर रहे हैं कि जो सूत्रास वगैरह जो चीजें हैं उसको बस आज के टाइम पे आगे प्रमोट कर रहे हैं। बट मैम हमारे, मतलब हाँ, मतलब मैम जैसे ये जो चीजें हैं ना, मतलब पतंजलि, मतलब मैम आज का टाइम में जो भी चीजें हैं ये रही पिछली हैं, बट लोग अब चीजें मतलब हाँ, वो करते हैं कि पतंजलि इज अ नाम, हाँ, पतंजलि इज अ नाम ऑफ अ हाँ, पर्सन हु compiled all the yogas in 195 sutras, जिनका नाम है महर्षि पतंजलि। हम्म, अच्छा। ठीक है, अच्छा। जो अभी अब नहीं है, क्योंकि ये तो तक्षशिला के टाइम से थे। आप कभी भी हम्म, अगर कभी भी हरिद्वार ऋषिकेश के बॉर्डर पे जाओगे, जहाँ पे पतंजलि का वो है हाँ अपना, मैम मैं गई हूँ, मैं हाँ, गई हूँ मैम। जो सामने मैं गई। जो बाहर स्टैचू है ना, वो जो स्टैचू बना है दैट इज हाँ। महर्षि पतंजलि का स्टैचू बना है। अच्छा। महर्षि पतंजलि इज ए पर्सन जिसने योग को, बाकी सारी चीजों को, नॉट ओनली योग, एवरीथिंग रिलेटेड टू दैट, कंपाइल्ड हिज ऑल द थिंग्स इन 195 सूत्रास। और उस 195 सूत्रास को 4 पादास में डिवाइड किया गया, यानी 4 चैप्टर्स में डिवाइड किया गया है। और अपने हर एक सूत्र में दुनिया की सारी चीजें एक्सप्लेन हो गई हैं, एक एक सूत्र में एक्सप्लेन हो गई हैं 195 सूत्रास। ठीक है, तो वो पतंजलि बाबा रामदेव जी नहीं है, उन्होंने सिर्फ हाँ, अपनी संस्था का नाम पतंजलि रख दिया है। हम्म, अच्छा। ठीक है, हाँ। पतंजलि, ठीक। महर्षि पतंजलि इज अलग पर्सन है जिन्होंने पूरे योग को पहले से ही पिरो के रखा है। अब आजकल मान लो मेरे को 195 सूत्रास याद है, मैं क्या करूं, अपनी लैंग्वेज में उसको छाप के नाम रख दूं।
कर सकते हो। उन्होंने सिर्फ उसकी चीजों को आगे बढ़ाया है, ठीक है। बढ़ाया भी क्या है, चीजों को स्टार्ट किया है बस। बाबा रामदेव कम पढ़े लिखे होने के बावजूद भी इतने आगे क्यों है, उनका डेट ऑफ बर्थ चेक करना, ठीक है। देखो पेपर वन में हम न्यूमरोलॉजी डाल रहे हैं, लेना मत लेकिन। ठीक है। The students were admitted as per the decision of the teacher. Though they were taught subject as per choice, usually the minimum age was more than 16 years. जब आप इस यूनिवर्सिटी में जाते थे ना, अभी भी देखो जब आप कॉलेज में जाते हो आपको 21-19 साल तो हो ही जाती है ना। 17 साल तक तो बच्चा 12th कंप्लीट कर लेता है। तो उस समय क्या होता था, अगर मिनिमम एज जो होनी चाहिए वो 16 ईयर होनी चाहिए, और वहां पे टीचर डिसाइड करता था कि किसको एडमिशन देना है और किसको एडमिशन नहीं देना है। लेकिन वहां पे कोई भी एग्जाम सिस्टम नहीं होता था और कोई डिग्री और डिप्लोमा सिस्टम भी नहीं होता था, ठीक है। द मेन ब्रांचेस कौन कौन सी पढ़ाई जाती थी, वेद त्रय। वेद त्रय का मतलब होता है 3 प्रकार के। जब हमारा तक्षशिलास का टाइम चला था ना, तो सबसे पहले वेदास 3 आए थे, ऋग्वेदा, यजुर्वेदा, सामवेदा, ठीक है। अथर्ववेद जो है वो अभी रिसेंट में आया है, जिसमें हम आयुर्वेदास के बारे में एक्सप्लेनेशन देते हैं। तो इन पहले 3 वेदास को मिला के बोलते हैं वेद त्रयी, ठीक है। ये वेद त्रयी वर्ड है। ऋग्वेदा, यजुर्वेदा, सामवेदा, अथर्व एक। अगर याद रखना है कि कभी कभी क्या होता है, पेपर वन के बच्चों के लिए तो बड़ी टफ चीजें हैं। तो अगर कभी कभी क्या करेगा, कर सकता है कि ये वेदास को सीक्वेंशियल अरेंजमेंट के लिए भी बोल सकता है, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है कि अथर्ववेदा ए, अल्फाबेटिकली ए पहले आता है। तो ए वाला जो अथर्ववेद जो है वो सबसे लास्ट में आता है, क्योंकि लास्ट से ही फर्स्ट है। तो ऋग्वेदा, यजुर्वेदा, सामवेदा, इन तीनों को मिला के वेद त्रय बोलते हैं, और लास्ट में एक एड ऑन हुआ है अथर्ववेदा, जिसमें आयुर्वेद के बारे में बताते हैं, ब्रह्म विद्या के बारे में बताते हैं, ठीक है। देन वेदांत, व्याकरण और आयुर्वेदा, ये सब चीजें इसी के टाइम पे हैं। 18 पुराणास, अब पुराणास के बारे में भी बताया गया है, ठीक है। मिलिट्री एजुकेशन भी देते थे, एस्ट्रोनॉमी भी देते थे, एग्रीकल्चर एंड कॉमर्स, ये सारा एजुकेशन उस समय दिया जाता था। इट वॉज पॉपुलर एज ट्रेनिंग सेंटर इन इंडियन मिलिट्री साइंस, ठीक है। इंडियन मिलिट्री साइंस, वहां पे किस चीज का ट्रेनिंग सेंटर हुआ करता था, तक्षशिला में इंडियन मिलिट्री साइंस का। पाणिनि जो था वो एक्सपर्ट था इन सर्जरी एंड मेडिसिन में, was its main product. The same was the case for the Kautilya, the famous author of अर्थशास्त्र। कौटिल्य क्या कर रहा था, अर्थशास्त्र का फेमस ऑथर था। एंड देयर वाज नो कास्ट डिस्टिंक्शन। तक्षशिला हैड आल्सो बीन इन्फ्लुएंस्ड बाय द ग्रीक कल्चर, ठीक है। पाणिनि कौन था, सर्जरी में अपना एक्सपर्ट था और मेडिसिन में, ठीक है। और कौटिल्य क्या था, अर्थशास्त्र में अपना फेमस था। ग्रीक कल्चर वहां पे ज्यादा, फिर ग्रीक कल्चर से भी ये इन्फ्लुएंस हुई थी तक्षशिला यूनिवर्सिटी। तो मेन कौन आया था, कौटिल्य आए थे, पाणिनि आए थे, चरक थे इसी टाइम पे, ठीक है। कौन आया था मेन, हुएंग सांग आया था। एक लास्ट टाइम में क्वेश्चन आया था, हुएंग सांग किसके टाइम पे आया था, ठीक है। तो हर्षा के टाइम पे आया था, और तक्षशिला में, तक्षशिला का जो है वो कब से कल चल रहा है, 7th सेंचुरी BC से, ठीक है। समझ आ रहा है बच्चों? बोर हो रहा है? ना ना ना, ठीक है मैम, अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। हाँ। देन आती है नालंदा। नालंदा जो अभी भी बिहार में है, ठीक है। हम्म। इट इज लोकेटेड नियर राजगिरन इन द प्रोविंस ऑफ बिहार। हैज बीन द बर्थ प्लेस ऑफ किसका, सारीपुत्रा का बर्थ प्लेस है। ए फेवरेट डिसाइपल ऑफ लॉर्ड बुद्धा। कौन है वो, लॉर्ड बुद्धा का फेवरेट डिसाइपल है, हु इज कंसिडर्ड टू बी एसोसिएटेड विद द महायान। एक ये है, बुद्धास को हीनयान और महायान दो में डिवाइड किया गया। हीनयान का मतलब कौन है और महायान का मतलब कौन है, कि देखो जैसे मान लो हम परमात्मा से, एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं, मैं कृष्ण जी को मानती हूँ, ठीक है। एक एग्जाम्पल समझा रही हूँ। जैसे मैं कृष्ण जी को मानती हूँ, हालांकि मैं नहीं मानती हूँ, मैं एक आपको समझाने के लिए कह रही हूँ कि हीनयान और महायान का क्या मतलब होता है। तो मैं क्या करूंगी, आई वुड लाइक टू प्रमोट ओनली द कृष्ण थिंग्स, कृष्ण की भक्ति, कृष्ण की चीजें, तो वो क्या हो गया, महायान, ठीक है। हीनयान लोग कहते हैं नहीं, इसके अलावा भी चीजें हैं। दो दे बोथ आर द डिसाइपल ऑफ द बुद्धा, एंड दीज टू ब्रांचेस कम अंडर द बुद्धिज्म ओनली। समझ गए? जैसे बुद्धिज्म है, जैनिज्म में क्या होता है, एक श्वेतांबर एक दिगंबर होते हैं,
श्वेतांबर हाँ। श्वेत कपड़े पहनते हैं, दिगंबर नहीं पहनते हैं। ठीक है। सेम ऐसे बुद्धिज्म में हीनयान और महायान होता है। ठीक है। महायान की जो बुद्धिज्म को जो जो बुद्धिज्म ने कहा उसकी लकीर मान ली, इन्होंने थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया। ठीक है। मैम हमारे जो कृष्णा है, कृष्णा का भी तो व्हाइट रूप एंड वो ब्लैक रूप है, वहां पे भी दोनों डिवाइड है। क्या क्या? वो हमारे जो कृष्णा है ना, कृष्णा हाँ जी है, तो हाँ। वहां पर भी व्हाइट एक आता है और एक ब्लैक आता है उसमें। कहाँ ये वृंदावन की बात कर रहे हो आप? उनके रूप के बारे में बात कर रहे हैं। अच्छा, डिवाइड है उसमें भी। डिवाइडेड है। अच्छा, तो ठीक है, हाँ। उसी तरीके से आपका ये बुद्धिज्म का भी डिवाइडेड है और जैनिज्म का भी डिवाइडेड है। ठीक है। देन एसोसिएटेड महायान, अब बुद्धिस्ट सेंटर ऑफ लर्निंग फ्रॉम 427 CE to 1197 accorded the statue of the first great university in recorded history. ठीक है। It could have been easily compared to due to its international character of its community to the greatest university of modern time like Oxford, Cambridge, Paris and Harvard. ठीक है। मॉडर्न टाइम की जो ये वाली यूनिवर्सिटी थी उसके साथ इसका कंपैरिजन किया था और इसीलिए ये आज भी इतनी फेमस है। ठीक है। Around 10,000 monks stay at Nalanda, and of these 1,500 were teachers and the remaining 8,500 were students belonging to the various level of the education. जो ये जैसे यहाँ पे जैसे एक जगह आजकल हम क्या कह रहे हैं, हॉस्टल्स कहते हैं ना चीजों को, हॉस्टल्स कहते हैं। हम्म। ठीक है। और जो यहाँ पे जो लोग रहते हैं उनको क्या कहते हैं, स्तूपास, स्तूपास कहते हैं। तो उस स्तूपास हम्म। में कितने थे? 10,000 मॉन्क्स थे, उनमें से 1,510 टीचर्स थे और 8,500 बच्चे थे। ठीक है, जो डिफरेंट डिफरेंट एजुकेशन लेते थे। इट गेन इम्पोर्टेंस इन द 1450 CE दैट कंटिन्यूड फॉर 3 centuries. Huangsang came here in 17th century CE. अब Huangsang कहाँ आया था? तक्षशिला में भी आया था हर्षा के टाइम पे, और यहाँ नालंदा में भी आया था। कहाँ पे? कब? 7th century में। ठीक है। ए ग्रेट प्रोग्रेस वॉज अचीव ड्यूरिंग द गुप्ता डायनेस्टी। अगर मान लो कल को ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि गुप्ता डायनेस्टीज किस किस यूनिवर्सिटीज से बिलोंग कर रही है, तो नालंदा यूनिवर्सिटीज के टाइम पे कौन सी डायनेस्टी जो थी वो ज्यादा अचीवेबल थी, किसने ज्यादा प्रोग्रेस करी थी, तो आपकी गुप्ता डायनेस्टी हो गई। ठीक है, क्योंकि इनमें ना इस तरीके से क्वेश्चन आ जाते हैं। Then in the year 2010, Nalanda University was set up in Bihar as a central university. कब? 2010 को नालंदा यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाया गया विथ जापान, चाइना, थाईलैंड, लाओस, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया बाय कोलैबोरेटिंग इन वेरियस मैनर। इसीलिए नालंदा यूनिवर्सिटी में डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज के बहुत सारे फॉरेनर्स यहाँ पढ़ने आते हैं। ठीक है। दिस यूनिवर्सिटी वॉज ऑल्सो रिनोड फॉर इट्स कॉस्मोपॉलिटन कैरेक्टर, स्पेशली फॉर इट्स फैकल्टी ऑफ लॉजिक। कॉस्मोपॉलिटन क्या होता है? कॉस्मोपॉलिटन क्या होता है बच्चों? कॉस्मोपॉलिटन क्या होता है? कॉस्मिक कॉस्मिक एनर्जी क्या होती है? मैम मैम ये तो है? महाजागतिक जो लाइट होता है। तो कॉस्मिक क्या हो जाएगी? ऊपर से जो मतलब स्काई, फर्स्ट। स्टार, इन सब के बारे में पढ़ना। हाँ। ठीक है। हाँ। द टीचर वॉज इंचार्ज फॉर द एडमिशन टू द यूनिवर्सिटी कॉल्ड द्वार पंडित। जो टीचर होते थे, जैसे अब आप जाते हो स्कूल्स में, कॉलेजेस में, तो आपको बाहर एक गार्ड भैया खड़े होते हैं, कहते हैं क्या काम है? एडमिशन फॉर्म देना है, एडमिशन कराना है। उस समय जो दरवाजे पे खड़े होते थे, जो टीचर इंचार्ज होता था एडमिशन के लिए, उनको कहते थे द्वार पंडित। ठीक है। 8 big halls named Samgraham and 300 study chamber have been the main attraction. इसमें नालंदा में क्या है, एक 8 बड़े बड़े हॉल हैं जिसको हम क्या कहते हैं? समग्रहम। ठीक है। और 300 स्टडी चैम्बर्स हैं, जिसकी वजह से इसका अट्रैक्शन ज्यादा है। एडमिशन क्राइटेरिया यहाँ पे टफ था। द मिनिमम एज जो थी 20 ईयर्स है फॉर गेटिंग एडमिशन इनटू द यूनिवर्सिटी, एंड मेनी फैसिलिटीज कैन बी ऑफर्ड फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, समझ में? फ्री ऑफ कॉस्ट। शिवानी सुना नहीं है? मैम यहाँ हैं? अभी भी है, मतलब चीजें हैं। हाँ, ये नालंदा यूनिवर्सिटी तो अभी भी है वहां पे, एक नालंदा ही बची है बस। डालो गूगल में, हाँ। डालो, सर्च करो। मतलब हाँ मैम, एक लेकिन मतलब मेरा कहने का मतलब है सिर्फ बिल्डिंग है,
नाजीपुर यूनिवर्सिटी है, इसको सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा दे दिया है। वहाँ पे हाँ वही क्लासेस भी ना। चलता है। हाँ अच्छा मतलब ये अभी तक चल रहा है ना, ये मैंने पढ़ा था हाँ, एक बार, मुझे लगा हाँ। शायद। सारे स्टूडेंट्स जाते ना हैं ना हमारी ना, तरह। नहीं 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 हमारी नहीं। तरह स्टूडेंट्स भी जाते हैं। जाना वो पड़ेगा यहाँ। आप, हाँ, आपकी तरह स्टूडेंट्स वहां जाते हैं, लोग पीएचडी करते हैं यहाँ से। हाँ। एक नालंदा। सेकंड, एक सेकंड रखिए। यार यहाँ ईवीएस से नहीं होती? बड़ी अच्छी। अरे यहाँ पे कट ऑफ लेवल बहुत हाई होता है हाँ नालंदा का। नालंदा ये काफी बड़ी यूनिवर्सिटी है फिर, बड़ी क्योंकि सेंट्रल। यूनिवर्सिटी एंड वर्ल्ड की एक फेमस यूनिवर्सिटी है ये। नालंदा। ओके। हम्म। तुम गई हो? नहीं नहीं, यहाँ पे जाना तो सपनों के जैसा है। ऐसा भी नहीं है। हाँ। अरे हाँ। मतलब तुम्हें कोई मना थोड़ा ना कर रहा है, मतलब तुम मत सब जाओ मत मना देखो। नहीं कर रहा है, बहुत कट ऑफ है। अरे एज ए टूरिस्ट हम जा सकते हैं। पढ़ने के लिए कट ऑफ लाना पड़ेगा। इसका एग्जाम अच्छा कुछ वो होता होगा ना। हाँ, एग्जाम होता है। यार सर्च मारो देखो। क्या सर्च अच्छा, मारना है? नालंदा। नालंदा, हाँ। क्या क्या बताया इसने, क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट बताया इसने नालंदा के बारे में? मैम शिवानी कर रही है। हम्म शिवानी कर रही है, सर्च मार रही है। करो करो करो। ऐसी चीजें बड़ी अच्छी लगती हैं। मान लिया सर्च। मैम इसमें डिस्ट्रॉयड वगैरह का ऐसा कुछ हुआ था क्या? हुआ था, लेकिन बाद में रिपेयरिंग हुई है, वो डिस्ट्रॉयड हाँ तो देखो होता ही है उस हाँ समय तो। अच्छा अच्छा। अच्छा ये वही है, इसके बारे में तो मैंने भी पढ़ा था, मुझे क्या? ध्यान अब ये बहुत हाँ। बहुत टाइम पहले पढ़ा था मैंने इसके बारे में, तभी मैं बोलूँ कि तक्षशिला के था, मुझे याद है कि ये मैंने इसके बारे में मतलब थोड़ा बहुत पढ़ा था क्योंकि मुझे इंटरेस्ट है इसमें। तो मैंने ये भी पढ़ा था कि मतलब जब उसमें कि जो भारत था वो विश्व गुरु था, और मतलब चीजें इंडिया से ही स्टार्टअप हुई हैं। हम्म हाँ। स्टार्टिंग जो है, चाहे आप सोने की चिड़िया कहो चाहे आप पढ़ाई के मामले में कहो, जो ज्ञान है वो निकला ही इंडिया से है। हाँ, वो हाँ। निकला ही इंडिया से, तभी तो कह रही हूँ कि इसीलिए तो जब ये हाँ। बात ब्रिटिशर्स को पता चली तो उन्होंने क्या किया। हम हम डिग्री पॉइंट ऑफ व्यू नॉलेजेबल नहीं थे उस टाइम पे। अगर हम अपना कंपैरिजन इंग्लैंड वालों के साथ करें तो, ठीक है। हम्म आज हमारा लेवल क्या है कि हम कहीं पे भी जाते हैं, अच्छे से अपने आप को सर्वाइवल स्थिति में लेके आते हैं। लेकिन उस समय हमारा कंडीशन इतना नहीं डेवलप था, हम चीजों को नहीं लेते थे। इसीलिए क्या किए वो लोग आए, ब्रिटिशर्स आए और चीजों को यहाँ से बटोर बटोर के लेके जाने लगे। इवन मैं आपको बताती हूँ, एक रेकी एक पद्धति होती है, ठीक है, जो कि इंडिया की ओरिजिन है, लेकिन जापान यहाँ से वहां लेके चला गया और उसने उसको नाम दे दिया। हम्म। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें। इंडिया में ना मैम, मतलब मैंने एक चीज तो मैंने भी गौर करी है और ये मैंने भी बहुत ऑब्जर्व करा है। मतलब पहले का क्या था वो तो सिर्फ सुना है, बट हम्म। आज की जो चीजें है ना मैम, मैं खुद देख रही हूँ और मैं खुद ऑब्जर्व भी कर रही हूँ, क्योंकि हमारी मतलब इंडिया मतलब बहुत सारी चीजें आज भी हम्म जिसका इंडिया वालों को, उसके आसपास वालों को भी, मतलब जहाँ उसके आसपास चीजें हो रही है, इंडिया बहुत बड़ा है, मतलब जहां पर वो हो रही है इंडिया के किसी स्पेसिफिक एरिया में, उसके हम्म, आसपास के लोगों को भी इतना पता नहीं है जितना वो सीधा फॉरेन जा रही है। हाँ मतलब अगर मैं बात करूं, जैसे अभी जो मेन एक बीमारी है, मतलब जो बीमारी है जिसका इलाज नहीं है वो कैंसर है। हाँ इंडिया में मतलब मैम बहुत सारे लोग हैं जिनका इलाज पॉसिबल नहीं है, थोड़ा महंगा भी है ये भी बात है, बट कह रहे हैं कि इसका एक स्पेसिफिक इलाज नहीं है। बट जो इलाज हम जैसे जो बड़े बड़े मतलब पैसे वाले हैं या फिर सेलिब्रिटीज हैं, वो जा रहे हैं फॉरेन में और वो इलाज करा के फोर्थ स्टेज कैंसर भी सही करा कर आ रहे हैं। हम्म, तो मैम कैसे मैम, जो वहां चीजें हो रही ना वो यही यही की है वहां, और वो यहाँ तो पता वालों ही है। को पता। मैम यहाँ से बेवकूफ बनाकर ले जाते हैं और हमें होश भी नहीं होती है, और वही हम यहीं से पैसा अपना ज्यादा देके वहीं से अपनी ही चीजें ले रहे हैं।
वो तो सही बात है, हमारे यहाँ पे नॉलेज की कमी नहीं है। और इसको क्योंकि हम अपनी ही चीज, हाँ देखो आयुर्वेदा कितना आजकल आप देखोगे, फॉरेनर्स वेरी डेडिकेटेड टूवर्ड्स द योगा। इतने डेडिकेटेड है कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। जब कॉल मेरा सेंटर था योगा का, तो अगर कोई बंदा यहाँ पे 2 दिन के लिए घूमने आता था, वो 2 दिन मेरी क्लास अटेंड करता था। हाँ मैं मतलब इतना चीज क्रेज है, और आज भी बहुत क्रेज है। मतलब आज भी मेरे पास ऑप्शन है वियतनाम में जॉब्स के लिए, पर मैं मतलब फैमिली मैम छोड़। मैंने हाँ मतलब मैंने एक चीज देख ली है, इंडिया वालों को नहीं पता कि इंडिया क्या है हाँ। वास्तव में, चाहे वो स्पिरिचुअलिटी है, मेडिसिन है या एवरीथिंग, पर फॉरेनर्स को पता है। क्योंकि मैम मैं एक जस्ट कैंची धाम जा रही थी, मुझे एक फॉरेनर मिली, और वो अकेली लड़की कितनी 20-22 साल की थी शायद से, वो अकेली लड़की बाहर कंट्री से आई थी, पता नहीं फ्रांस से आई थी, पता नहीं कहाँ से आई थी। और वो कहाँ जा रही थी, ये अल्मोड़ा का मंदिर है, मैया का मंदिर है बड़ा, वो वहां से यहाँ आई थी, और वो एक बार पहले भी आ चुकी है। उसने बोला मैं सिर्फ उसी के लिए आई हूँ। मतलब लोग मंदिरों के लिए आ रहे हैं और हम लोग ऐसे नहीं जा पा रहे हैं, मतलब एक नॉर्मल हाँ, नॉर्मल नहीं जा चीज पा रहा में। है। हाँ सही कह रहे हो, वो बात तो सही है कि लोग आते, हम यहाँ से वहां जाते हैं घूमने के लिए, हमारे लिए वो चीज एक अट्रैक्शन पॉइंट बना हुआ है। पर हम लोग गोवा जा रहे हैं, हम लोग वहां जा रहे हैं, वहां जा रहे हैं, बट हमें मतलब जो चीजें हैं जिसमें जाना चाहिए, जहाँ डायरेक्शन, वो हमें कोई मतलब नहीं है। हाँ, वो तो कह, देखो उस चीज का फायदा तो उस समय ब्रिटिशर्स ने भी उठाया था, और आज भी चीजें, आज भी लेकिन उठा आज रहे फिर हैं। भी, आज भी लेकिन फिर भी काफी चीजें ऐसी हैं कि हम अपना सेल्फ मेड इंडिया काम कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है कि नहीं कर रहे हैं। पहले के हाँ कंपैरिजन हम में हम अवेयरनेस है चीजों के बारे में। ठीक है। हाँ, अब तो हाँ सब पॉलिटिक्स हो गया है इस हम्म। चीज के और बारे में। इंडिया तो बस सीख गया है घुमाना, पहले वो हाँ। घुमाते थे। हाँ सही बात है। ठीक है, चले आए, हम्म, तब समझ आ गया ये तक्षशिला वाला पॉइंट हमने कर लिया कि 20 साल उम्र चाहिए। देन जैसे क्या था, अब ये जो टर्म्स है ना बच्चों, ये वहां पे किनको क्या बोलते थे, ये थोड़ा आप लोगों के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें से क्वेश्चंस आते हैं। द कुलपति हम्म। ऑल्सो कॉल्ड द चांसलर ऑफ द यूनिवर्सिटी was Subhadra, and who was a smart of all the sutras and शास्त्र बुक। जो आज का जो वाइस प्रिंसिपल और वाइस चांसलर बोलते हैं उसको कुलपति कहते हैं, उस समय का जो कुलपति था उसको कहते थे शिभाद्रा। ठीक है, लेकिन वो वही बनता था जिसको सारा सूत्र और शास्त्र बुकों का नॉलेज होता था। ठीक है। देयर वेर 3 मेथड्स ऑफ टीचिंग: verbal, explanatory, lecture and debate and discussion. University had a very big library corresponding to its reputation that had 9 stories. इतनी बड़ी लाइब्रेरी है कि उसकी 9 स्टोरी की वो लाइब्रेरी है। ठीक है। द लाइब्रेरी had 3 departments known as रतन सागर, रतन जनक एंड रत्नोदाली। ये तीन क्या है, ये उसके 3 डिपार्टमेंट्स है, यानी जो बिल्डिंग है, जो 9 स्टोरी लाइब्रेरी थी यहाँ पे। ठीक है। और इसमें 3 डिपार्टमेंट बनाए गए थे: रतन सागर, रतन जनक एंड रत्नो दादी। ठीक है। बख्तियार खिलजी डिस्ट्रक्टेड द यूनिवर्सिटी बाय द एंड ऑफ 12th सेंचुरी। इसका रीजन पता है आप लोगों को? मैम रत्न सागर कहाँ पर, मैंने सुना ये है। वहीं पे ये वहीं पे ही है। पहले तो एक तो 7 रत्नास बोलते थे, 7 रत्नास हाँ है ना हमारे इंडस्ट्रीज के। मैम, ये कहाँ पर है रत्न सागर? आई थिंक मैं गई भी हूँ मैं वहां पे। डिपार्टमेंट्स है उसके, डिपार्टमेंट्स। रत्ना सागर वहाँ नाम पे तो सुना है। साथ की शायद कंपनीज की कुछ है। पता नहीं, याद नहीं आ रहा है रत्न सागर। क्या बोल रहे हो? रत्न सागर के जैसे कोई रिवर है क्या वो दिल्ली में? प्लेस रत्ना सागर प्लेस है। नहीं, सागर रत्ना बोलते हैं वो रेस्टोरेंट के नाम को, सागर रत्ना। लेकिन ये उसके डिपार्टमेंट्स के नाम है, जो वहां पे जो लाइब्रेरी है ना, जो हाँ 9 स्टोरी लाइब्रेरी है, उसके डिपार्टमेंट्स के नाम है। उसमें 3 डिपार्टमेंट्स थे ये। ठीक है। और ये आपने सुना है इसको? हाँ, तो ये वाले को मुझे याद बख्तियार नहीं है। खिजली, बख्तियार खिजली हाँ का
कहानी हाँ सुनी ये है? तो हिस्ट्री कहानी में पढ़े थे। कहानी सुनी है इसकी कि उसने क्यों इस यूनिवर्सिटी को डिस्ट्रॉय किया था? हाँ क्या हाँ है कहानी, बख्तियार। बताओ। मैम ये एक पागल राजा था बख्तियार खिलजी। नहीं, वो तो था ही, नहीं। वो तो होगा ही, था ही, लेकिन इसमें क्या था, जब ये बीमार पड़ा ना एक बार, हाँ। तो इनको जब, अब चूंकि हमारे एंशियंट इंडिया में जो एजुकेशन सिस्टम था वेदास वगैरह के बारे में था, तो जब भी हम हम्म, वेदास वगैरह के, बिकॉज बख्तियार जो था वो आपका मुस्लिम था, ठीक है, हाँ और हाँ। है ना, मुस्लिम था, तो हम्म, जो ये ना अब वेदास वगैरह को मानता नहीं था। पर वेदास वगैरह में क्या होता था, और इसलिए वो कहता था कि मैं और यहाँ पे ना कोई एक बहुत बड़े वो थे जो उनको ठीक करने आए, तो लोगों ने उनको कहा कि यही ठीक कर सकते हैं आपको, तो बोले नहीं, मैं, बिकॉज दे आर हिंदू, तो मैं वेदास को बिलीव करते, मैं इनकी दवाई नहीं लूंगा। और चूंकि इनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी, तो क्या किया कि जब ये कुरान वुरान पढ़ते थे ना, तो उस कुरान में ना मेडिसिन का जो चूरा होता था ना, वो ऐसे बिखेर दिया जाता था। जब हम क्या करते हैं कि हम ऐसे लिप करके और पेज पलटते हैं ना, तो पेज पलटते थे हम्म, तो उनके मुंह में ना दवाई जाती जाती थी। हम्म, तो जब ये बात पता चली कि भाई इन लोगों ने इस तरीके से किया है, तो इनको ये था कि मेरा धर्म को आपने नष्ट कर दिया, तो उन्होंने डिस्ट्रॉय किया हाँ था, इस वजह से। इन्होंने सब कुछ डिस्ट्रॉय हाँ, कर दिया था। हाँ। हाँ, इसीलिए कर दिया था। ठीक है, देन आता है वल्लभी। तांग सेंग आई Singh founded Vallabhi in the western side of India was not just a center for religious education as of other secular subjects such as Arthashastra, economics, Niti Shastra, law, चिकित्सा शास्त्र, मेडिसिन वेयर ऑल्सो टॉट। ये कहाँ था, वल्लभी यूनिवर्सिटी कहाँ थी? तांगसांग ने इसको फाउंड किए थे, वल्लभी, इन द वेस्टर्न साइड ऑफ द इंडिया में, जो हमारा वेस्ट वाला साइड है आपका, जो ये वेस्ट बंगाल वगैरह वाला साइड देख लोगे। यहाँ पे क्या क्या पढ़ाते थे, सिर्फ रिलीजियस एजुकेशन नहीं पढ़ाते थे, इकोनॉमिक्स, नीति शास्त्र, चिकित्सा शास्त्र, ये सब पढ़ाए जाते थे। धीरे धीरे क्या हुआ कि हमारे जो सब्जेक्ट्स थे वो बाकी एक्सपांड होना शुरू हो गए। इट वॉज अ सेंटर हम्म, ऑफ लर्निंग फॉर हीनयान फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म। अब बुद्धिज्म में जो हीनयान वाले लोग थे ना, वो यहाँ जाते थे पढ़ने के लिए, ये उनका सेंटर था। ठीक है, टिल 1755 इट फ्लरिश बट सम पोर्शन वेर डिस्ट्रॉयड ड्यू टू अरब इन्वेजन। पहले ये फ्लरिश हुआ था, लेकिन जैसे ही अरब्स आया वहां पे, वो वहां पे डिस्ट्रॉय होना शुरू हो गया, एंड इट स्टिल कंटिन्यू टिल 12th सेंचुरी। और वो 12th सेंचुरी के बाद पूरी तरीके से ही खत्म हो गई। ठीक है, देन विक्रमशिला। विक्रमशिला यूनिवर्सिटी कब आई थी? इट वॉज सेटअप एंड एस्टैब्लिश बाय द एम्परर धर्मपाल ऑफ द पाल यूनिवर्सिटी। किसने सेटअप किया था उसको? पाल यूनिवर्सिटी ने सेटअप किया था। ठीक है, पाल डायनेस्टी। पाल डायनेस्टी, सॉरी, पाल डायनेस्टी ने सेटअप किया था इन द 18th सेंचुरी नदन मगध ऑन द बैंक ऑफ द रिवर गंगास को। ठीक है, यूनिवर्सिटी किसके लिए फेमस हुई थी? रिलीजियस टीचिंग के लिए, एंड 108 स्कॉलर थे जो अपॉइंट किए थे एज द इंचार्ज एंड आचार्य ऑफ द वेरियस टेम्पल्स। ठीक है, वहां पे जो भी स्कॉलर, जो वहां पे जो भी पढ़ाई वढ़ाई होती थी टेम्पल्स में हुआ करती थी, तो वहां पे 108 स्कॉलर्स लाए गए थे, जो उस टेम्पल्स, अलग अलग टेम्पल्स के आचार्य और इंचार्ज थे पढ़ाने के। ठीक है, इट वॉज अट्रैक्टेड ए लार्ज नंबर ऑफ स्कॉलर्स फ्रॉम द तिब्बतन, बिकॉज ये कहाँ पे थी, मगध गंगास के बैंक्स पे थी, तो वहां से तिब्बत वगैरह के लोगों को ही ज्यादा अट्रैक्ट करती थी, तिब्बतियंस आते थे यहाँ पे अपनी हायर स्टडीज के लिए। द यूनिवर्सिटी वॉज लेटर ऑर्गेनाइज इंटू 6 डिफरेंट कॉलेज। बाद में ये यूनिवर्सिटी क्या हो गई, 6 डिफरेंट कॉलेज में डिवाइड हो गए, एंड द सेंट्रल बिल्डिंग वॉज कॉल्ड द विज्ञान भवन। ठीक है, जैसे एक होती है ना, एक बिल्डिंग होती है जिसको हम कहते हैं मेन कैंपस, आजकल जो कहते हैं कैंपस, तो उस समय जो मेन कैंपस था, तो उसको कहते थे विज्ञान भवन। ठीक है, द्वार पंडित वॉज ऑल्सो अपॉइंटेड एट द मेन गेट। आजकल क्या करते हैं, गार्ड अंकल कहते हैं, वहां पे जो मेन गेट पे अपॉइंट किए जाते थे उनको हम द्वार पंडित कहते थे। द हाईएस्ट अथॉरिटी वॉज कॉल्ड द महाशास्त्री, बीइंग नोन एज द कुलपति ऑफ द गुरुकुल। इसमें जो हमारा जो नालंदा में जो ये थे कुलपति थे, उनको क्या कहते थे? नालंदा में जो ये यहाँ पे कहाँ गई है? हाँ, ऊपर कुछ था मैम, ऊपर है, नहीं नहीं, ऊपर है। हाँ, हाँ, भद्र। ये रहा, हाँ, शिबाद्रा बोलते थे। ठीक है, जो विक्रमशिला में जो ये कुलपति थे, उनको हम क्या कहते थे? महाक्षत्रिय। शिवाजी। ठीक है, ये ध्यान रखना है इस चीज का। मेन सब्जेक्ट कौन कौन से पढ़ाए जाते थे? व्याकरण, लॉजिक, एस्ट्रोनॉमी, फिलोसफी, तंत्र शास्त्र। तंत्र शास्त्र विक्रमशिला में पढ़ाया जाता था। ठीक है, कर्म कांड, तंत्र शास्त्र और कर्म कांड पता है? हम्म। हम्म, ठीक है, तो यहाँ पे मेन क्या था? तंत्र शास्त्र मेन था।
तंत्र शास्त्र मैम जो टू गेन मैम प्रोमिनेंस जो लेटर। पूजा पाठ होती है वो वाला तंत्र शास्त्र। क्या बोल रहे हो? मैम वो जो पूजा पाठ होते हैं वो हाँ जो काली माँ का हाँ हाँ, कुछ कर्म का ये होते हैं, तंत्र शास्त्र होते हैं जो तंत्रों के थ्रू चीजें पढ़ाई जाती है। और जो कर्म कांड का मतलब जो यज्ञ वगैरह करते हैं, यज्ञ वगैरह करते हैं उनको कर्म कांड बोलते हैं, कर्म कांडी बोलते हैं। जो कहते हैं ना कि भाई यज्ञ हो गए किसी भी तरीके के, कहीं पे भी जाना है तो वो जो करते हैं उनको कर्म कांडी बोलते हैं। देन तंत्र शास्त्र टू गेन इम्पोर्टेंस लेटर। डिग्री वेयर conferred on the graduate and postgraduate at the time of samvartan ceremony convocation which was the convocation by the ruler of Bengal। ठीक है, जो कॉन्वोकेशन था विक्रमशिला यूनिवर्सिटी में, जो कॉन्वोकेशन होता था उसको कहते थे संवर्तन सेरेमनी। ठीक है, समावर्तन। समावर्तन सेरेमनी। ठीक है। It was destroyed by the Bakhtiyar Khilji in 2012-3 The University of Vikramshila was renowned in the Tantric Buddhism। फिर बाद में क्या हुआ, ये तांत्रिक बुद्धिज्म के रूप में कन्वर्ट हो गई और इसको भी बख्तियार ने खत्म कर दिया था। ठीक है, इतना ही करें अभी। हाँ ठीक मैम। है ना, समझ आया अभी जो भी चीजें पढ़ाई गई? यस मैम मैम। तंत्र शास्त्र के यहाँ पे भी वो भूत